एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं ओबीजी और मिडवाइफरी क्लास के बारे में। बट यहाँ पर हम नॉर्मल प्रेगनेंसी के अलावा कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। एक और गुड न्यूज़ है, जो भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं आरआरबी, एसजीपीजीआई, एनएचएम, सीएचओ, जीएमसीएच या पीजीआई की तैयारी कर रहे हैं, सबके मन में ये सवाल रहता था कि जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्लासेस आपकी टाइम पे नहीं होती हैं। बट यहाँ पे अब आपकी टाइम पे क्लासेस होंगी। कुछ मेडिकल इशू रहे हैं जिसके कारण क्लासेस नहीं हो पाई, बट अब आपकी टाइम पे क्लासेस होंगी। तो अपकमिंग जिनके भी एग्ज़ाम है, एक और गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि जो मेडिकल एंड नर्सेज हब का ऑफिशियल फेसबुक पेज है वो भी एक्टिवेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग जाके, मैं आपको पेज दिखा देती हूँ कि मेडिकल एंड नर्सेज हब का ऑफिशियल पेज कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे पेजेस हैं जो अवेलेबल हैं, बट जो मेडिकल एंड नर्सेज हब का लोगो है वही यहाँ पे इसका ऑफिशियल पेज भी है। तो मेडिकल एंड नर्सेज हब का ऑफिशियल पेज अब आपको इस तरीके से, यहाँ पे मैंने कल ही जो ऐड किया हुआ था, तो यहाँ पे आप लोग है जो मेडिकल एंड नर्सेज हब के पेज पे जाके टाइम टू टाइम विजिट करके चीज़ें चेक कर सकते हैं। आपको चैनल है, यहाँ पे भी आपको फ्री है, क्लासेस भी सभी फ्री होती हैं। आप चाहें तो क्लासेस के थ्रू है जो ज्वाइन तो किए ही रहते हैं, बट जो आपको एमसीक्यू बेस्ड या जॉब के बेस्ड न्यू अपडेट रहेंगी वो आपको यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं बता दूं आपके लिए कि मेडिकल एंड नर्सेज हब के नोट्स या पीडीएफ या बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। एएनएम वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, जो सुनहरा ऑफर दिया गया है, बहुत जल्द आप लोग के लिए भी आएगा। जो लोग यहाँ पे क्लास देख रहे हैं, यदि एएनएम वाले इस क्लास को विजिट करते हैं तो आज मैं आपको बता दूँ, ये तो हमारी मिडवाइफरी ओबीजी की क्लास है, आप लोग इसको देख सकते हैं। बट स्पेशली फॉर एएनएम एग्ज़ाम के लिए आपको 19 अक्टूबर से ही शाम के 6 बजे से लेके 8 बजे तक एक क्लास कंडक्ट की जाएगी। और जो भी लोग वो क्लास देखेंगे उस क्लास का आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवाया जाएगा। और वो पीडीएफ आपको चार्जेबल रहेगी। जैसे आपने जैसे आपने यहाँ पे 100 एमसीक्यू की क्लास देखी है, आप लोग को चैनल पर सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। चैनल पर आपको किसी भी तरीके का है जो अमाउंट पे नहीं करना होगा। बट जो भी लोग उन क्लासेस का पीडीएफ लेंगे तो एज आप गुरु दक्षिणा के तौर पर ओनली आपको 21 रुपीज़ चार्ज रखा गया है, ज़्यादा चार्ज नहीं रखा गया है। तो आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम में आया भी हुआ है वो आपको ये है। और एक और चीज़, जो मेडिकल नर्सेज हब की सीरीज़ हैं, पीडीएफ हैं, बुक्स हैं, वो सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं, बुक्स फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल हैं। तीनों बुक्स तो आप फ्लिपकार्ट के थ्रू भी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। बट इनकेस जो भी लोग बुक्स डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं तो कंपेयर टू फ्लिपकार्ट के उनको 150, 100, इवन 200 तक के डिफरेंस में बुक्स अवेलेबल हो रही हैं। तो आप लोग डायरेक्ट भी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। पीडीएफ अभी जो अवेलेबल है उसमें आपके बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि क्या आपका जीके जीएस भी ऐड है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 42 मॉडल पेपर सीरीज़ हैं उसमें ओनली नर्सिंग ही नर्सिंग है। मे बी जीके या करेंट अफेयर के 5-10 क्वेश्चन ऐड किए गए होंगे, बट मैं उनको ये कम्प्लीटली नहीं कहूँगी कि जीके जीएस मैंने ऐड किया है। सभी सीरीज़, सभी पीडीएफ मोस्टली नर्सिंग बेस्ड हैं, नर्सिंग फोकस्ड हैं, तो आप उनको लेके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस इज। तो जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टरी ऑर्गन में यदि ट्यूबरक्लोसिस होता है तब कौन सी जगह पर होगा? फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में, ओवरी में कि फिमरी में? अब यहाँ पर जो चारों ऑर्गन दिए गए हैं ये सभी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टरी ट्रैक्ट ऑर्गन है। तो इनकेस यहाँ पे आपको पूछा गया है कहाँ पर कॉमन साइट जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस के लिए, यदि बात की जाए, टीबी का जो कॉज है सेम रहेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, लेकिन लंग्स की जगह यदि ये टीबी होती है जेनाइटल ऑर्गन में तो ये कहाँ पे होगी? फैलोपियन ट्यूब में। मोस्ट कॉमन जो साइट होती है, देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब सबसे कॉमन कंसीडर की जाता है। यदि सेकेंडरी पूछें, प्राइमरी और फर्स्ट तो क्या होगा? जेनाइटल में फैलोपियन ट्यूब, लेकिन सेकेंडरी पूछें तो गर्भाशय और यूट्रस भी हो सकता है 70% केस में। बट 90 to 100 मतलब ज़्यादा मेजॉरिटी क्या है? फैलोपियन ट्यूब में, तो आप उसको कंसीडर करेंगे। ओवरीज में होने के चांसेस भी होंगे, सर्विक्स में 10% होते हैं, लेकिन यदि बात करें हम ना के बराबर बट हो सकता है तो वेजाइना और वल्वा हैं जो यहाँ पे 1% चांसेस हैं जो रहेंगे, बट मोस्टली फैलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पर तो फीमेल की बात हो गई। यदि आपको मेल में बात की जाए तो मेल में जो सबसे
कॉमन यदि बात की जाए, मेल में जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस की बात की जाए तो सबसे कॉमन पार्ट होता है एपिडेमाइडिस। क्या होता है? एपिडेमाइडिस। लेकिन फीमेल में क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है यहाँ पर विच इज़ नॉट अ टेस्ट फॉर ओव्यूलेशन। तो यहाँ पर ओव्यूलेशन का टेस्ट कौन सा नहीं है? ओव्यूलेशन का मतलब होता है जब एग रिलीज़ हो। क्या हो? एग रिलीज़ हो। तो यदि आपकी पीरियड साइकिल 28 डेज़ की है, मतलब 28 दिनों में आपके पीरियड्स आते हैं, नॉर्मल साइकिल है, लेंथ साइकिल, तो आपका 14वें दिन क्या रहेगा? ओव्यूलेशन डे रहेगा। बट यदि आपको कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं तो यहाँ पर ओव्यूलेशन का डे भी आपका क्या रहेगा? इरेगुलर ही रहेगा। तो कौन सा टेस्ट यहाँ पर नहीं किया जाता है? पहले में है फर्न टेस्ट, दूसरे में है बेसल बॉडी टेम्परेचर, जिसको आप बीबीटी के नाम से भी याद रख सकते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी या फिर एलएच सर्ज। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट है जो नहीं किया जाएगा? फर्न टेस्ट किया जाता है। फर्न टेस्ट को कहा जाता है सलाइवा फर्न टेस्ट और ओव्यूलेशन टेस्ट। तो यहाँ पर आपका जो सलाइवा सैंपल लिया जाता है, क्या है? सलाइवा सैंपल लिया जाता है इससे एस्ट्रोजन लेवल को चेक करने के लिए। किसके लिए? एस्ट्रोजन लेवल के लिए यहाँ पर एक फर्न टेस्ट आपका हेल्प करेगा। बेसल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो जब भी ओव्यूलेशन डे आने वाले हैं तो यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? इंक्रीज़ रहता है। हिस्ट्रोस्कोपी नहीं की जाती। एलएच का लेवल क्या होता है? ए भी हाई होता है। ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन टाइम में ए भी हाई होता है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? वो होगा हिस्ट्रोस्कोपी। बाकी ओव्यूलेशन के लिए बेसल बॉडी टेम्परेचर से भी पता कर सकते हैं। ओव्यूलेशन नाउअडेज किट आने लगी है मार्केट में, उससे भी आप पता कर सकते हैं। फर्न टेस्ट से भी यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पर एक क्या है? फर्न टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर हाइड्रोप्स फीटलिस इज एसोसिएटेड विथ। तो जो हाइड्रोप्स फीटलिस है किसके कारण होने के चांसेस रहेंगे? ऑप्शन में है हेपेटाइटिस बी, पर्वोवायरस V19, मलेरिया या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो हाइड्रोप्स फेटलिस या फिर हाइड्रोप्स फीटलिस है जो कि एक रेयर कंडीशन है। क्या है? रेयर कंडीशन है जिसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। कहाँ पर? 2 फीटल कंपार्टमेंट में। देखिए यहाँ पर हाइड्रोप्स फीटलिस एक रेयर कंडीशन है, याद रखना है आपको, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा। एटलीस्ट 2 बॉडी के कंपार्टमेंट में, किसी भी पार्ट में हो सकता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर जिसमें कभी कभी इम्यून आपके बच्चे की खुद की बॉडी के कारण भी हो सकता है, कभी कभी माँ के लिए यदि RH इनकम्पेटेबिलिटी है तो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यदि इन्फेक्शन के थ्रू पूछा गया है, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको इन्फेक्शन के थ्रू है, तब पर्वोवायरस है, पर्वोवायरस V19, मलेरिया नहीं होगा यहाँ पे। पर्वोवायरस है जो V19 यहाँ पे कंडीशन कॉज कर सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक क्या है? एक होता है इम्यून हाइड्रोफिटलिस, दूसरा होता है नॉन इम्यून। यदि इम्यून है यहाँ पर क्या है? यदि आपका इम्यून है तो अदर कॉज होंगे, लेकिन यदि नॉन इम्यून है, नॉन इम्यून होगा तो यहाँ पे आपका इन्फेक्शन भी रीजन हो सकता है, कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती हैं। तो इन्फेक्शियस रीजन में जो कॉमन रीजन होता है वो होता है पर्वोवायरस V19। यदि इम्यून की बात करें तो ये कॉमनली होता है किसके कारण? ब्लड में प्रॉब्लम होने के कारण या फिर RH इनकम्पेटेबिलिटी के कारण। देखिए दोनों टाइप दिए गए हैं, 2 कैटेगरी होती है इसकी। इम्यून हाइड्रोप्स फीटलिस जो कि RH इनकम्पेटेबिलिटी के कारण होगा, और दूसरा होता है नॉन इम्यून। क्या होता है? नॉन इम्यून हाइड्रोप्स फीटलिस। तो यहाँ पे जो जनरली मेन रीज़न होते हैं क्या? जेनेटिक कंडीशन हो सकती हैं या फिर इन्फेक्शियस कंडीशन हो सकती हैं। फिर है यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेंट्स। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेडिकेशन है इनमें क्या हो सकता है? अब यहाँ पे आपकी आई पिल हो सकती हैं 72 आवर्स के अंदर जो ली जाती हैं। तो क्या कंटेंट रहेगा? एस्ट्रॉइडल, लेवोनोजेस्ट्रॉल, एस्ट्रॉन या फिर PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे होगा। क्या होगा? तो जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं इसमें कॉमन कंपोनेंट होते हैं लेवोनोजेस्ट्रॉल। क्या होता है? लेवोनोजेस्ट्रॉल रहेगा, जो कि विदिन 72 घंटे के यदि आपने अनसेफ सेक्सुअल एक्ट किया है या फिर कोई भी मेथड नहीं अपनाई है, बट आप अपकमिंग टाइम में प्रेगनेंसी को जो नहीं चाहते, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं,
तब यहाँ पर विद इन 72 आवर के आफ्टर 72 आवर यदि आप ये मेडिकेशन लेते हैं तो ये नॉन इफेक्टिव रहेगी। और यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्रग यूज्ड इन ओवेरियन कार्सिनोमा। तो यदि ओवरी में कैंसर हुआ है, कार्सिनोमा हुआ है, तब कौन सी मेडिकेशन है जो यूज़ की जाएंगी? सिस्प्लेटिन, मीथोट्रेक्सेट, साइक्लोफॉस्फामाइड या फिर डेकार्विजिन। तो कौन सी मेडिसिन है जो यहाँ पर ओवेरियन कैंसर को ट्रीट करने में यूज़ की जाएंगी? तो यहाँ पर जो मेडिकेशन दी गई हैं और एग्ज़ाम में भी ये आती हैं, तो सिस्प्लेटिन, मीथोट्रेक्सेट और डेकार्विजिन, ये तो एग्ज़ाम में आती हैं। तो यहाँ पर जो डेकार्विजिन है एल्कलाइटिंग एजेंट है और इनका इस्तेमाल जनरली किया जाता है किसके लिए? यदि लिम्फेटिक सिस्टम वाला कोई भी कैंसर हुआ है या कार्सिनोमा हुआ है, कहाँ पर? लिम्फेटिक वाले में यहाँ पे इनको यूज़ किया जाएगा। मीथोट्रेक्सेट यहाँ पे नहीं होगी, बट ये भी एंटी कैंसर ड्रग है। यहाँ पे कॉमनली जो यूज़ की जाती है ओवेरियन कैंसर के लिए वो होती है सिस्प्लेटिन। क्या होगी? सिस्प्लेटिन। फिर यहाँ पर ओव्यूलेशन कैन बी इवाल्युएटेड बाय। तो ओव्यूलेशन को इन कौन सी मेथड के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आने वाले हैं ओव्यूलेशन या एग रिलीज होने वाला है? ऑप्शन में सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल कलर, सर्वाइकल डायलिटेशन या फिर सर्वाइकल इफासमेंट। तो डायलिटेशन इफासमेंट तो लेबर के दौरान आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मली आपको यहाँ पे ओनली ओव्यूलेशन चेक करना है तो वो सर्वाइकल म्यूकस के थ्रू ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। जितना ज़्यादा स्टिकी म्यूकस होगा दैट मीन्स आपका जो एग है वो रिलीज़ होने वाला है। करने के लिए बेसल बॉडी टेम्परेचर भी यूज़ किया जाता है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के थ्रू भी पता कर सकते हैं। यदि जिनको इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है, बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में तो यहाँ पर ओव्यूलेशन का जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि एग कब रिलीज़ होने वाला है। तो उसके लिए सर्वाइकल म्यूकस यदि आप बाय यूरिन के थ्रू चेक करना चाहते हैं तो जो ओव्यूलेशन टेस्ट किट आती हैं उससे कर सकते हैं। यदि सर्वाइकल म्यूकस की बात करें तो थिक रहेगा ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, और थिक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी रहेगा, स्टिकी रहेगा और वाइट कलर का रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पर एक क्या है आपका ओव्यूलेशन, इसके थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि एग आपका विद इन 36 घंटे या 32 घंटे या 40 घंटे, ये कह सकते हैं हम कि विद इन 2 डेज़ के अंदर एग रिलीज होने वाला है। ब्लड टेस्ट के थ्रू भी पता कर सकते हैं। LH लेवल है जो बढ़ा हुआ रहता है जब ओव्यूलेशन आने वाला हो। नेक्स्ट वन है मीफेप्रोस्टोन इज़ नॉट यूज्ड इन। तो मीज़ेप्रोस्टोन और मीफेप्रोस्टोन आपने पढ़ी हैं, अबॉर्शन की जो मेडिकेशन है, बट इनका इस्तेमाल किस केस में नहीं किया जाएगा? ऑप्शन में है आपका अबॉर्शन, कुसिंग सिंड्रोम, PPH एंड सर्वाइकल राइपनिंग। किस केस में यहाँ पर किस केस में मीफेप्रोस्टोन यूज़ नहीं की जाएगी? तो यहाँ पर अबॉर्शन में तो की जाती है। अबॉर्शन में मीफेप्रोस्टोन को यूज़ है जो किया जाता है, कंफर्म ड्रग है। यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो क्या है बेबी कंसीव हुआ, फीटस कंसीव हुआ है, तो उसको अबॉर्ट करने के लिए एज़ पर MTP एक्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है, बट विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इसको ना लें। लेकिन मीफेप्रोस्टोन का यूज़ है जो कभी कभी कुसिंग सिंड्रोम में भी किया जाता है। यदि कुसिंग सिंड्रोम के केस में क्या हो रहा हो, हाई ब्लड शुगर लेवल हो रहा हो, सर्जरी नहीं की जा सकती है, तब इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तब यहाँ पे मीज़ेप्रोस्टोन यूज़ की जाती है। सर्वाइकल राइपनिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? सर्वाइकल राइपनिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर PPH को मैनेज करने के लिए मीफेप्रोस्टोन का यूज़ नहीं किया जाएगा। PPH के लिए तो जनरली ऑक्सीटोसिन यूज़ होता है, सबसे कॉमन यूज़ किया जाता है क्या? ऑक्सीटोसिन होता है। मीज़ोप्रोस्टोल हो सकता है, क्या है? मीज़ोप्रोस्टोल हो सकता है, बट मीफेप्रोस्टोन यहाँ पे नहीं होगी। मीफेप्रोस्टोन है, इसका यूज़ है जो स्पेशली यदि अर्ली प्रेगनेंसी अवॉइड करना है तो यूज़ किया जाएगा। और इसमें होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन ज़रूरी किसके लिए होता है? प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए। किसके लिए? प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए जो नॉर्मल हार्मोन ज़रूरी है वो क्या है? वो है प्रोजेस्टेरोन। लेकिन इसमें जब प्रोजेस्टेरोन रहता है, क्या है? प्रोजेस्टेरोन के लेवल को ये क्या काम करेगा? सप्रेस करने का काम करेगा। तो यहाँ पर
आपका जो मीफेप्रोस्टोन यूज़ किया जाएगा अबॉर्शन में। कुशिंग सिंड्रोम के केस में यदि हाई ब्लड शुगर हो रहा है तब इसका इस्तेमाल होगा। सर्वाइकल राइपनिंग में भी इसका यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन लेवल को कम करने के लिए मीफेप्रोस्टोन यूज़ किया जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन ज़रूरी होता है एक टर्म कंटिन्यूस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जब उस हार्मोन को सप्रेस किया जाएगा, स्टॉप किया जाएगा, प्रेगनेंसी आगे नहीं जाएगी और बेबी अबॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सेंटोक्रोमैन इज़म। तो यहाँ पर एक जो इमेज दिख रही है एक इस तरीके की कॉन्ट्रासेप्टिव है, फीमेल ओरल, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव, टोकोलाइटिक या फिर ऑक्सीटोसिक। तो टोकोलाइटिक्स ड्रग आपने पढ़ी होगी, टोकोलाइटिक इफ़ेक्ट्स कॉज करती हैं जो मतलब बेबी को हमें कह सकते हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज करेंगी, प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती हैं, बट इन केस यदि प्रीटर्म बेबी होने वाले हों तब इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑक्सीटोसिक में ऑक्सीटोसिन आ जाएगा, ऑक्सीटोसिन होगा। तो सेंटोक्रोमैन है सहेली, क्या है, सहेली मेथड वाली है, फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। क्या है, फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इसका नाम क्या है, सहेली। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर ऑफ ओवरी इज। तो ओवरी में होने वाला सबसे कॉमन जर्म सेल ट्यूमर कौन सा है? डिसजर्मिनोमा, डर्मोइड, स्ट्रोमा ओवरी या फिर टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये सब कंडीशन ओवरी में होती हैं, लेकिन सबसे कॉमन जर्म सेल ट्यूमर की बात की जा रही है तो वो होता है डर्मोइड। जस्ट लाइक सिस्ट जैसे बनेंगी, इसमें कैसे बनेंगी, सिस्ट जैसे बनेंगी ओवरी में। तो ये क्या है, डर्मोइड जर्म सेल ट्यूमर है। देखिए दो तरीके का ट्यूमर होता है ओवरी में, एक होता है कौन सा, डिसजर्मिनोमा, जो कि मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट का मतलब स्प्रेड आउट होगा। लेकिन एक जो दूसरा सबसे कॉमन होता है डर्मोइड सिस्ट, जिसमें कभी कभी पता ही नहीं चलता कि ओवरी में जर्म सेल है जो डेवलप होना, जर्म सेल ट्यूमर का जो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस तो यहाँ पर एक पैरासाइट के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है। तो लेकिन जो सबसे कॉमन है वो क्या होगा यहाँ पर, वो होगा डर्मोइड सिस्ट। क्या होगा, डर्मोइड सिस्ट। और यहाँ पर ये जो एक और ऑप्शन दिया गया है क्या है, स्ट्रोमा ओवरी। क्या है, स्ट्रोमा ओवरी रेयर टाइप का टेराटोमा है जो कि थायराइड टिश्यू में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो ओवरी नाम दिया गया है तो यहाँ पे थायराइड में होने वाली प्रॉब्लम, लेकिन यदि थायराइड में प्रॉब्लम है तब उसके कारण हो सकता है। बट जो कॉमन यहाँ पे होगा जो कि एक तरीके का क्या है, बिनाइन ट्यूमर है। और ये हम बात करें तो ये क्या है यहाँ पर, मैलिग्नेंट। आपको याद रखना है मैलिग्नेंट हमेशा स्प्रेड होता है, बिनाइन वहीं अपनी ग्रोथ करेगा, स्लो ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर बेस्ट पैरामीटर टू एस्टिमेट एज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज। यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा कि बेबी की जो लेंथ है वो क्या है या बच्चा कितना है, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट होगा, क्राउन रम्प लेंथ, बीपीडी, करेक्टेड बीपीडी या फिर हेड सरकमफेरेंस, क्या होगा। तो बेस्ट पैरामीटर होता है CRL। इसको क्या कहा जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेक करने के लिए, होता है क्राउन रम्प लेंथ। क्या होती है, क्राउन रम्प लेंथ। ये देखिए 3 पैरामीटर होते हैं। यदि पहले को बात करें हम, यहाँ पे मैं फिर से नोट करती हूँ कि यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात की जाए, फर्स्ट की तो CRL क्राउन रम्प लेंथ। सेकंड की बात की जाए तो बाई पैराइटल डायमीटर होगा, मतलब BPD। यदि थर्ड की बात की जाए तो फीमर लेंथ से सबसे अच्छा पता चलता है, किससे, फीमर लेंथ से, क्योंकि जब तक बच्चे की फीमर बोन है जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है वो भी बन जाती है। तो यहाँ पर तीनों के लिए फर्स्ट पूछा तो CRL, सेकंड पूछा तो BPD, थर्ड पूछा तो फीमर लेंथ। अभी देखिए जो क्राउन रम्प लेंथ है इसको चेक कैसे किया जाता है, सबसे एक एक्यूरेट मेथड भी कंसीडर होती है। यदि आप अपना LMP भूल गए हैं, सोनोग्राफी में आप गए बताने, अब वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है, तो इनिशियल 13 वीक्स तक का, 13 वीक्स 14 दिन तक 13 वीक्स 6 डे हैं, मतलब एक हाई एक्यूरेसी पता करने के लिए कि कितने दिन का फीटस है, जेस्टेशनल एज क्या है, सबसे अच्छा पता चलेगा किससे, क्राउन रम्प लेंथ से। किससे, क्राउन रम्प लेंथ से। और यहाँ पर क्योंकि इस टाइम पर जो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी यदि की जाती है तो यहाँ पर
अर्ली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स भी डेवलप होते हैं इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो यहाँ पर CRL से अच्छा कोई भी मेथड नहीं होगी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बता पाएगी कि कितना है जो बच्चे की हाइट लेंथ हुई है। तो यहाँ पर सेफेलिक पोल से रम्प ऑफ द एम्ब्रियो, कहाँ से, सेफेलिक से लेके यहाँ पे रम्प ऑफ द एम्ब्रियो तक यहाँ पे चेक किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर द हाइट ऑफ अ चाइल्ड इज डबल द बर्थ वेट एट द एज ऑफ। तो बच्चे की हाइट पूछा है, वजन नहीं पूछा है, ध्यान दीजिए। बच्चे की हाइट है जो डबल कब हो जाएगी बर्थ वेट के। लेट्स से यदि बच्चा, एक एवरेज बच्चे की हम बात करें तो 50 सेंटीमीटर का बॉर्न हुआ है, क्या हुआ है, 50 सेंटीमीटर का बच्चा बॉर्न हुआ है, तो उसकी हाइट है जो डबल कितनी एज में होगी, लेंथ 50 सेंटीमीटर है, जब वो बॉर्न हुआ है तो उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, डबल हो जाती है मोस्ट ऑफ दी कितने साल में, 3 से 4 साल में। यहाँ पे आपको 3 to 4 ईयर भी आप याद रख सकते हैं, 3 to 4 ईयर में डबल होती है। लेकिन जब यदि आप बच्चे के वजन की बात करते हैं, यदि बच्चे के वजन की बात करें हम, तो शुरुआती 10 दिनों तक बच्चे का वजन क्या होता है, 10 परसेंटाइल तक कम हो जाता है। क्यों, डायूरेसिस के कारण, इसके कारण, डायूरेसिस के कारण। लेकिन बच्चे का वजन डबल होने की बात करें हम तो 5 to 6 मंथ में हो जाएगा, ट्रिपल की बात करें तो 1 साल में हो जाएगा, और 4 गुने की बात करें तो 2 साल में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, डबल होता है 5 से 6 महीने में, ट्रिपल हो जाएगा 1 साल में, और क्वाड्रिपल मतलब 4 गुना हो जाएगा 2 साल में। बच्चा यदि 2.5 किलो का पैदा हुआ है तो डबल उसका वजन 6 महीने में हो जाएगा, 5 kg हो जाएगा। एक इंडियन नॉर्मल हेल्दी टर्म बेबी की हम बात करें 2.5 kg से 3.5 kg तक के बॉर्न होते हैं, तो यहाँ पे डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल 4 गुना 2 साल में हो जाएगा। बट हाइट है जो ऐसे नहीं बढ़ेगी कि बच्चे की हाइट 6 महीने में डबल हो जाए। हाइट है जो यहाँ पर स्लोली बढ़ेगी, 1 साल में कितना, 50%, कितना, यदि बच्चे का वजन बच्चे की लंबाई 50 सेंटीमीटर के साथ वो पैदा हुआ है तो उसकी हाइट है जो डबल होने में उसको मे बी 3 से 4 साल तक का समय लग जाएगा। तो यहाँ पर 1 साल में कितना 50% बढ़ेगी, दूसरे में 75, तीसरे चौथे में जाते जाते तीसरे साल से हाइट थोड़ा स्लो होती है, जब चौथे साल तक पहुँचेगा तब बच्चा अपना 100 सेंटीमीटर हाइट को कवर कर पाएगा। फिर यहाँ पर ऑल ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ न्यूबॉर्न आर एट एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी न्यूबॉर्न बेबी हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया के यहाँ पे चांसेस हैं, किसी एक को छोड़कर। बर्थ एस्फेक्सिया, मैटरनल डायबिटीज़, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, टर्म AGA बेबी ऑन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो सभी न्यूबॉर्न बेबीज़ को चांस है हाइपोग्लाइसीमिया होने के, किसी एक को छोड़कर। बर्थ एस्फेक्सिया रीज़न हो सकता है, लार्ज साइज बेबी नॉर्मल है, यदि माँ को क्या हुआ है यहाँ पे डायबिटीज़ रही है तब, तो हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे को होगा ही होगा। तो यहाँ पे लार्ज साइज बेबी होते हैं यदि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो। अब यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज, टर्म AGA का मतलब है अकॉर्डिंग टू जो जेस्टेशनल एज बेबीज़ हैं, तो यहाँ पर उनका जो बर्थ वेट है, क्या है, बर्थ वेट है शुरुआती टाइम पर क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर 10th एंड 90 परसेंटाइल तक होते हैं यहाँ पे बच्चे, 10th और 19th परसेंटाइल तक जो AGA बेबी होंगे, तो यहाँ पर उनको भी यहाँ पे चांसेस रहेगा। लेकिन यदि मैटरनल डायबिटीज़ है तो यहाँ पर एक्सेप्शनल फैक्टर में आपका जाएगा, किसमें, एक्सेप्शनल फैक्टर में ये आपका जाएगा। फिर है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड साइन ऑफ रेज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन इन अ 9 month ओल्ड इन्फेंट विथ हाइड्रोसेफेलस एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे बच्चे की उम्र कितनी दी गई है, 9 मंथ है जो बच्चे की उम्र दी गई है, बेबी है 9 मंथ का इन्फेंट है और उसको हाइड्रोसेफेलस है। हाइड्रोसेफेलस में क्या होगा, लार्ज हेड का बेबी हो जाएगा, ICP बढ़ जाएगा, CSF ऑक्यूमुलेट होगा। तो सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। वल्जिंग फॉन्टेनेल, इंक्रीज्ड इन हेड साइज, पेप्लिडेमा या फिर सनसेट साइन। सनसेट साइन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हेड साइज बढ़ जाती क्योंकि CSF एक्यूमुलेट होगा, फॉन्टेनेल भी वल्ज रहेंगे, आगे की तरफ रहेंगे क्योंकि शुरुआत में फॉन्टेनेल क्लोज नहीं होते हैं।
तो यहाँ पर जो पेपिलिडेमा होगा ये देखने को मिलता है चिल्ड्रंस में। किसमें? चिल्ड्रंस में। जो एज चिल्ड्रन है उनमें ये साइन देखने को मिलेगा पेपिलिडेमा, बट इन इन्फेंट्स में नहीं होगा। इन्फेंट्स में जो साइन देखने को मिलते हैं वल्जिंग फॉन्टेनेल, रैपिड इंक्रीज इन हेड सर्कमफेरेंस, दैट मीन्स हेड साइज लार्ज रहेगी, स्कैल्प बेंस विजुअलाइज होंगी, प्रोमिनेंट का मतलब प्रॉपर दिखेंगी, बच्चा वॉमिट करेगा, क्राई भी करेगा, लिथार्जिक भी रहेगा, कभी कभी आईसीपी बढ़ने के कारण बच्चे को सीजर्स भी आ सकते हैं। यदि आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है तो सीजर्स भी आ सकते हैं। सनसेट आई भी देखने को मिलेंगी, आंखें नीचे की तरफ जाएंगी, झुकी झुकी रहेंगी। और यदि हम बात करते हैं पेपिलिडेमा की, तो यदि जो बड़े बच्चे हैं उनमें ये देखने को मिलेगा, बट इन इन्फेंट्स में ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर पल्मोनरी प्लेथोरा इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट, पल्मोनरी प्लेथोरा सब में देखने को मिलेगा किसी एक को छोड़कर। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, फैलेट ऑफ टेरेटोलॉजी और टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट पढ़ सकते हैं आप, और है पीडीए पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसस। तो पल्मोनरी प्लेथोरा देखने को मिलेगा किसी एक को छोड़कर। तो पल्मोनरी प्लेथोरा का मतलब होता है कि जो पल्मोनरी वेस्कुलरिटी है या फिर परफ्यूजन है वो क्या रहेगा? हाई रहेगा। क्या रहेगा? वेस्कुलरिटी बढ़ी हुई हो या फिर पल्मोनरी परफ्यूजन हो तो चेस्ट एक्सरे में कंडीशन देखने को मिलेगी। और ये देखने को मिलती है जनरली कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ के एएसडी में, पीडीए में, वीएसडी में। लेकिन आपका जो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट है उस केस में देखने को नहीं मिलेगा। कुछ इन सम केसेस में साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ में देखने को मिलेगा, लेकिन ना के बराबर। तो यहाँ पर भी आप क्या कह सकते हैं कि फैलेट ऑफ टेरेटोलॉजी और टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो होता है बूट शेप्ड हार्ट। नर्सिंग के हिसाब से यदि हम अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है सबसे कॉमन वो होता है टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में बूट शेप्ड हार्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर NRR टू बी 1 कपल प्रोटेक्शन रेट शुड बी, CPR कितना होना चाहिए यदि NNR 1 आई है तो? CPR कपल प्रोटेक्शन रेट है यहाँ पर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन नहीं है। तो यदि NRR 1 है तो कपल प्रोटेक्शन रेट 60% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 60%। फिर यहाँ पर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड बाय, तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर, पाउल एग्नी या फिर जॉनसनो। ये सभी जो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट के नाम दिए गए हैं अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से आते ही हैं। जैसे जॉनसनो को फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। स्मॉल पॉक्स के लिए कौन है यहाँ पर? तो वो एडवर्ड जेनर, जिन्होंने सबसे पहली फर्स्ट वैक्सीन की खोज की थी। ये भी आपको याद रखना है, जो फर्स्ट वैक्सीन की डिस्कवरी हुई थी वो थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, और खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। फिर है यहाँ पर फर्स्ट डिसेबिलिटी सेंसस इज डन इन द ईयर। एक क्वेश्चन आपको आता है कि जनगणना सेंसस है जो कब होता है? तो हर 10 साल में होता है। लास्ट कब हुआ था? 2011 में। उसके बाद से नहीं हुआ, होना था बट कोविड के कारण नहीं हो पाया, अभी पता नहीं कब होगा। लेकिन जो यहाँ पे फर्स्ट डिसेबिलिटी सेंसस की बात की जा रही है तो हुआ था 1981 में। कब कंडक्ट किया गया था? 1981 में। फिर यहाँ पर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस इज कॉज्ड बाय, तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस किसके द्वारा होता है? क्यूलेक्स, एडीज, मैंसोनिया, एनाफ्लिस। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस JE है जो कॉमन, तो इसका क्या है? वायरस है। जैसे डेंगू मच्छर काटेगा तब वायरस आपके अंदर एंटर होगा, वैसे ही यहाँ पर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का वायरस है। क्या? जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का वायरस है। जब क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो बाइट करेगा, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो बाइट करेगा तब वो वायरस आपकी बॉडी में एंटर करेगा, तब जाके जैपनीज होगा। तो यहाँ पर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का जो मेन रीज़न है क्या होगा? क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। फिर है यहाँ पर हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ द पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के फादर कौन है? ऑप्शन है आपको जॉनसनो, कोलेरा, रॉबर्ट कोच या फिर लुईस पास्चर। तो फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन होंगे यहाँ पर? तो पब्लिक हेल्थ के फादर हैं वो है जॉनसनो।
क्या है? जॉन स्नो। यहाँ पे आप इनका नाम है जो याद रखिए, क्या है? जॉन स्नो। कोलेरा जो यहाँ पे नाम है, क्या है? कोलेरा है जो यहाँ पर, जो विब्रियो कोलेरा नाम का एक बैक्टीरिया तो है ही है। कोलेरा एक यहाँ पे कौन है? साइंटिस्ट है, इन्होंने भी एक खोज की है। नेक्स्ट है यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ माइट्स फाउंड ऑन द बॉडी इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्केवीज इज। तो यदि किसी पर्सन के लिए क्या स्केवीज है, तो यहाँ पर आपने पढ़े हैं ईच माइट, कितने ईच माइट होंगे तब पता चलेगा कि इसको स्केवीज हुआ है। 1 से 2, 5 से 10, 10 से 15 या 15 से 20। तो यदि एज़ पर WHO की गाइडलाइन के हिसाब से हम माने तो एज़ पर यदि पर्सन को स्केबीज हुआ है, तो एटलीस्ट 10 से 15 ईच माइट तो हैं उसकी बॉडी पर रहेंगे ही रहेंगे। देखिए यदि यहाँ पर क्रस्टेड का मतलब बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब 1000 और मिलियन ऑफ माइट्स रहेंगे, लेकिन क्लासिक स्केबीज में हम बात करें तो एटलीस्ट पर्सन की बॉडी पर 10 से 15 ईच माइट तो रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पर यदि क्रस्टेड की बात करें, मतलब बहुत ज़्यादा अनकाउंटेबल हो रहे हैं, मिलियंस में जा रहे हैं, तो माइट नंबर क्या है? मिलियंस, हज़ार में होंगे। लेकिन एक एवरेज हम बात करें तो 10 से 15 यहाँ पर आपके कंसीडर होंगे ही होंगे। फिर यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज़ डन एवरी। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कब किया जाता है? हर 6 महीनों में, हर 1 साल में, हर 5 साल में, हर 10 साल में, एवरी 10 ईयर में। तो सेंसस होता है हर 10 साल में। क्या होता है? सेंसस 10 साल में होता है। 6 महीने में SRS डेटा दिया जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप। और यहाँ पर जो फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, NFHS होता है, ये 3 to 5 ईयर में किया जाता है। बट एक एवरेज हम बात करें तो यहाँ पे अभी ये क्या कंसीडर होता है? 5 साल में। कितना? 5 साल में। नेक्स्ट है यहाँ पर बेगोसिस इज कॉज्ड बाय द डस्ट ऑफ। तो बेगोसिस किसकी डस्ट के कारण होगा? जूट, कॉटन, शुगर केन या फिर टेक्सटाइल्स के कारण। तो बेगोसिस होता है जो भी लोग गन्ने का जो काम, गन्ने से जो एक तरीके से हमें कह सकते हैं शुगर निकालने का काम करेंगे या फिर जैगरी बनाने का काम करेंगे, तो जो उनके कारण जो भी डस्ट उड़ती है उसके कारण होगा। तो यहाँ पे मेन फैक्टर क्या होगा? शुगर केन। फिर है यहाँ पर फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल टिबियल एपिफाइसिस विथ एंटीरियर लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज। डिस्टल टिबियल एपिफाइसिस के साथ साथ जो एंटीरियर लेटरल पार्ट है क्या कहलाएगा? कौन सा फ्रैक्चर होगा? पॉट्स, कॉटन्स, ट्राइप्लेन फ्रैक्चर या फिर टीलियक्स फ्रैक्चर। तो यहाँ पर जो फ्रैक्चर कहलाएगा वो होगा टीलियक्स फ्रैक्चर। यहाँ पे आपको एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यार टिपिकल ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। तो यहाँ पर कौन सा है जो टिपिकल है क्लेफ्ट लिप और पैलेट को लेके? ऑप्शन में है यहाँ पर क्लेफ्ट पैलेट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट लिप इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ क्लेफ्ट पैलेट, या फिर क्लेफ्ट पैलेट इज रिपेयर्ड एट 9 months टू हेल्प स्पीच, क्लेफ्ट लिप इज रिपेयर्ड एज 3 months टू हेल्प द स्पीच। तो यहाँ पर क्लेफ्ट लिप पैलेट को लेके यहाँ पर सही पॉइंट क्या होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सही पॉइंट है वो क्या है। तो जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट को लेके सही पॉइंट है वो क्या है? पहली चीज़ यहाँ पे एक सर्जरी की बात की जाती है कि सर्जरी को जो एज एक कंसीडर की जाती है और रूल ऑफ 10 यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ कि रूल ऑफ 10 है वो किसके लिए यूज़ होता है? रूल ऑफ 10 ये यूज़ होता है किसके लिए? सर्जिकल रिपेयरिंग रूल है। किसके लिए यहाँ पर है? ये है क्लेफ्ट रिपेयर के लिए। किसके लिए? क्लेफ्ट रिपेयर के लिए। अब यहाँ पर ये जो क्लेफ्ट रिपेयर वर्ड यूज़ किया गया है, कुछ बच्चों में कंजेनाइटल एक डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट नहीं कहेंगे, डेवलपमेंटल डिफेक्ट कहेंगे हम, कि जो लिप्स है, जो पैलेट है,
और जो लिप है यहाँ पर क्या है आपको कटे हुए से देखने को मिलेंगे, तो वो कहलाता है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। लेकिन यदि रूल ऑफ 10 की बात करी जाए तो यहाँ पर इस रूल ऑफ 10 का मतलब क्या होगा कि बच्चे की एज क्या है, एज की बात करें हम तो कितना होगा 10 वीक्स यदि बच्चे की एज हो, क्या है 10 वीक्स एज हो, और जो वजन है 10 पाउंड, कितना 10 पाउंड्स हो गया हो, और जो HB लेवल है कितना हो 10 mg/dl। ये यहाँ पर रूल ऑफ 10 के पॉइंट है, क्या है रूल ऑफ 10 के पॉइंट है। और जो WBC काउंट है, ये WBC काउंट भी कितना होना चाहिए, लेस देन 10,000, मतलब कि इन्फेक्शन ना हो। तो यहाँ पर ये इतना क्या है रूल ऑफ 10 जो क्लेफ्ट रिपेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आपको यहाँ पे याद रखना है उम्र 10 वीक्स तक की हो, एटलीस्ट 10 वीक्स एज हो बच्चे की और इससे ज़्यादा हो, वेट 10 पाउंड का हो, हीमोग्लोबिन लेवल 10 mg/dl तक हो, WBC लेस देन 10,000 हो। तो रूल ऑफ 10 के यहाँ पे पॉइंट है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सर्जरी की, जो क्लेफ्ट रिपेयरिंग सर्जरी होती है, तो यहाँ पर इस क्लेफ्ट रिपेयरिंग सर्जरी के अकॉर्डिंग क्या है, क्लेफ्ट लिप सर्जरी के लिए यहाँ पर जो सही एज कंसीडर की जाती है वो होती है 3 to 6 मंथ तक। कितनी 3 to 6 मंथ की एज यहाँ पे क्लेफ्ट लिप सर्जरी के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो क्लेफ्ट पैलेट है इसमें 9 मंथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस एज तक बच्चा बोलने लगता है, इसलिए 3 to 6 मंथ। तो यहाँ पर रिपेयरिंग, यहाँ पे देखिए जो पॉइंट कहे गए हैं कि ज़रूरी नहीं है कि क्लेफ्ट पैलेट हो और लिप हो साथ में, हो सकता कोई एक प्रॉब्लम हो सकता दोनों हो। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो आपके नहीं होंगे। 3 महीने की उम्र में बच्चा बोलता तो है नहीं, बोलना स्टार्ट करते हैं जनरली बच्चा 9 मंथ की एज में। तो क्लेफ्ट पैलेट इज रिपेयर्ड एट 9 मंथ टू हेल्प द स्पीच। क्लियर है। रूल ऑफ 10 जो कि मिलार्ड रूल के नाम से जाना जाता है और यूज़ किया जाता है क्लेफ्ट रिपेयरिंग सर्जरी के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर A 2-day-old baby who is at home and looks visually jaundiced should। तो यदि 2 दिन का बच्चा है, घर पे ले गए आप या फिर डिलीवरी घर पे हुई है, 2 दिन का बच्चा है, उसको जॉइंटिस जैसे दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, हैव फोटोथेरेपी इन हॉस्पिटल, बी प्लेस्ड इन द सनलाइट विच कन्वर्ट्स अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन टू अ सेफर फॉर्म, बी प्लेस्ड अंडर फोटोथेरेपी विच कन्वर्ट्स अनकॉन्जुगेटेड टू कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, या फिर शुड हैव देयर बिलीरुबिन मेजर्ड। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, यदि 2 दिन का बच्चा है, घर पे है और यहाँ पर वो क्या है जॉइंटिस टाइप का दिख रहा है, पीला पीला दिख रहा है, तब आप क्या करेंगे। तो फोटोथेरेपी तो आप तब जो हॉस्पिटल में लाके देंगे जब कंफर्म हो जाएगा कि उसको जॉइंटिस है या नहीं। फोटोथेरेपी एक बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है जॉइंटिस के लिए, तो वो बाद में देंगे जब कंफर्म होगा। सनलाइट में करेंगे आपकी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कन्वर्ट करने का काम, लेकिन आपको लग रहा है कि विजिबली जॉइंटिस है लेकिन सही आपको पता नहीं है, तब आपको क्या करना है, हॉस्पिटल ले जाके सबसे पहले बच्चे का बिलीरुबिन लेवल चेक कराना है। अपने जो आप देख रहे हैं कुछ केसेस में धूप में रख लेते हैं आप बच्चों को, ज़रूरी भी है वो इसीलिए कि विटामिन डी तो मिलेगा ही मिलेगा बच्चे को, साथ में जॉइंटिस होने को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि जॉइंटिस टाइप का दिख रहा है तब ऐसे केस में आपको धुआं में जो डंडा मारने का काम नहीं करना है, बच्चे का बिलीरुबिन लेवल है जो सबसे पहले चेक कराना है, और ऐसे केस में आपको हॉस्पिटल लेके जाना है। क्या करना है, हॉस्पिटल लेके जाना है, ब्लड टेस्ट हो सकता है बच्चे का, बिलीरुबिनोमीटर से पता चलेगा कि कितना बिलीरुबिन लेवल बढ़ा हुआ है, उस लेवल के हिसाब से है जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ वेट लॉस इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। तो यदि शुरुआती के पहले हफ्ते में बच्चे का वजन घटता है तो उसको लेके सही पॉइंट यहाँ पे क्या है। ऑप्शन में वेट लॉस ऑफ अप टू 12.5% बर्थ वेट इज टू बी एक्सपेक्टेड इन ब्रेस्ट फीड बेबीज। ब्रेस्ट फीड बेबीज यूजुअली लॉस अ लिटिल मोर वेट देन फॉर्मूला फीड बेबीज। Weight loss of more than 12.5% is often associated with hyponatremic dehydration. 5% birth weight is an indication for a feeding assessment। तो यहाँ पे आपका सही पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ को लेके बच्चे का वजन घट रहा है तो सही पॉइंट क्या होगा। पहली चीज़ हमेशा अपने दिमाग में सेट करके रखनी है कि 12% तक वजन नहीं घटता है, चाहे वो बॉटल फीडेड हो
या फिर वो बच्चे कैसे हों, ब्रेस्ट फीडेड हों। घटता कितना है, शुरुआती कुछ दिनों में 10% वजन घटता है, लेकिन आफ्टर दैट वो बढ़ना भी स्टार्ट होता है। शुरू के 10% क्यों, इवापोरेशन होने के कारण बच्चे का वजन घटेगा। एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा तैरता रहता है, जब वो बाहर आएगा दूसरे जो बाहरी इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करेगा, थोड़ा बहुत वेट लॉस होता है, वो लेस देन 10% ही होता है, 12.5% तो नहीं होता है। और ये उन बच्चों का वजन ज़्यादा घटता है कंपेयर टू ब्रेस्ट फीडेड बॉटल फीडेड बेबी का है, जो फार्मूला फीड बेबीज होते हैं। तो यहाँ पर उन बच्चों का वजन कैसा होगा, ब्रेस्ट फीडेड बेबीज का वजन लॉस अ लिटिल मोर वेट देन फार्मूला फीड बेबीज। जो फार्मूला वाले बच्चे होते हैं कंपेयर टू ब्रेस्ट फीड बेबीज के, उनका वजन ज़्यादा घटता है। और यदि वजन बढ़ने की भी बात करें हम, जो ब्रेस्ट फीड वाले बेबी होते हैं, कुछ बेबी अच्छे हेल्दी देखने को मिलेंगे, कुछ बॉटल फीड वाले हेल्दी देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट फीड कराना सही नहीं है। ब्रेस्ट फीड है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे को नरिश करने के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि जो ब्रेस्ट फीडिंग वाले बेबीज़ हैं उनका वजन ज़्यादा घटता है कंपेयर टू फार्मूला फीड बेबीज़ के। यदि 12.5% से ज़्यादा घटता है वजन, तब तो एक सीरियस प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, बच्चे को चेक कराने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। हो सकता है बच्चे को हाइपरनेट्रेमिया हो जाए, लेकिन यदि बच्चे का वजन 10% से कम घटता है तो ये नॉर्मल है शुरू के फर्स्ट वीक में, लेकिन आफ्टर दैट ही बढ़ना भी स्टार्ट हो जाता है। द नर्स प्लान्स teaching for a client schedule for amniocentesis. It is most important for the nurse to include which of the following statement. तो यहाँ पर एक नर्स शेड्यूल करती है किसके लिए, एमनियोसेंथेसिस के लिए, किसी क्लाइंट के लिए एमनियोसेंथेसिस किया जाना है। तो यहाँ पर क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट होगा, ऑप्शन में है द टेस्ट असिस्ट जेस्टेशनल एज यूजिंग द बायपैराइटल सर्कमफेरेंस, the test determine the gender of the baby, the test is used to detect possible birth defect, the test should not be completed if you have a history of miscarriage, previous history of miscarriage। तो यहाँ पर एमनियोसेंथेसिस क्यों ज़रूरी है ये आप अपने क्लाइंट को भी बताएंगे, और आपको भी पता होना चाहिए कि आप किसी भी क्लाइंट को है जो एमनियोसेंथेसिस क्यों करा रहे हैं। एमनियोसेंथेसिस में होगा क्या कि जो एमनियोटिक सैक में फ्लूइड है, जिसको आप क्या कहेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड, उस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल के आपको क्या करना है, टेस्ट करना है कि जो बेबी है यूट्रस में, जो गर्भ में बेबी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप तो नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर किसके लिए किया जाएगा, कुछ ना कुछ डायग्नोस के लिए, किसके लिए, कुछ ना कुछ डायग्नोस करने के लिए। तो यहाँ पर एमनियोसेंथेसिस जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भी किया जाता है। जेनेटिक टेस्टिंग कैसे, कि इस टेस्ट के थ्रू एमनियोसेंथेसिस जो टेस्ट है, यहाँ पे आप बच्चे में जो बच्चा होने वाला बच्चा है उसमें कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, उसके लिए यहाँ पे किया जा सकता है। कुछ फीटल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। या फिर फीटल लंग मैच्योरिटी को टेस्ट करने के लिए भी एमनियोसेंथेसिस परफॉर्म किया जा सकता है। इसके लिए यूजफुल है बर्थ डिफेक्ट को चेक करने के लिए, ना तो इसका लेना देना मिसकैरेज से है कि यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में कहा है कि द टेस्ट शुड नॉट बी कंप्लीटेड इफ़ यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज, ऐसा नहीं है। टेस्ट असिस्ट जेस्टेशनल एज, तो एमनियोटिक फ्लूइड से जेस्टेशनल एज यहाँ पे चेक नहीं की जाएगी, ना ही बेबी का जेंडर पता लगाया जाएगा कि मेल है या फीमेल। इससे क्या होगा कि जो पॉसिबल बर्थ डिफेक्ट डेवलप होते हैं यदि इन केस, तो उनको चेक करने के लिए टेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज ब्रेस्ट पेन एंड टेंडरनेस 3 to 5 days आफ्टर चाइल्ड बर्थ यूजुअली ड्यू टू। तो ब्रेस्ट में मेमरी ग्लैंड में आपको दर्द होना, टेंडरनेस है जो कि डिलीवरी होने के बाद, बच्चे के जन्म के 3 से 5 दिन के बाद यदि होता है, तो इसको आप क्या कहेंगे, ब्रेस्ट एप्सिस, मास्टाइटिस, ब्रेस्ट इनगोर्जमेंट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, टेंडरनेस है, रेडनेस भी है, फुलनेस आपको फील होती है, जो कि बच्चे के पैदा होने के 3 से 5 दिन के बाद, तो ये सब क्या कहलाएगा। तो मास्टाइटिस का मतलब तो है कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा तब एप्सिस बनेगी, पस बनेगी। लेकिन यहाँ पर टेंडरनेस और पेन बस हो रहा है, तो ये क्या है, ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट।
ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट का मतलब क्या है कि या तो ओवर प्रोडक्शन हो ना ब्रेस्ट मिल्क का, या फिर बच्चा फीड नहीं कर पा रहा है, तो जो ग्लैंड्स हैं उनमें क्या होना, मिल्क है जो भर जाना, ब्रेस्ट मिल्क भर जाना। उसके बाद आपको दर्द होगा, साथ ही साथ हैवीनेस फील होगी, तो यहाँ पर वो क्या है, ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। अब इसको रिलीफ के लिए भी, जो ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट है इसके रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं, आपको एग्जाम में आता है में क्या होगा कि मिल्क बिल्डअप हो जाएगा, कहाँ पर, ब्रेस्ट में। अब या तो ओवर प्रोडक्शन के कारण होगा, या फिर आपने अपने बेबी को फीड नहीं कराया है इसके कारण। जैसे आपने पढ़ा CSF के, जब CSF का लेवल बढ़ता है, वैसे ही यहाँ पर भी है कि या तो आपके बच्चे ने फीड कम किया या ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो जिसके कारण आपको पेन रहेगा, टेंडरनेस होगी, और जब आप ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो उस टाइम पे आपको दर्द होगा। अब इसको आप है जो किस तरीके से रिलीफ पा सकते हैं इस चीज़ से, तो यहाँ पर पहली चीज़, यदि इनकेस ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट होता है तो आप लूज़ क्लॉथ्स पहनिए। दूसरा, आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कीजिए कि लूज़ क्लॉथ्स पहने। दूसरी चीज़ है, बच्चे को अपने फ्रिक्वेंटली फीड कराएं। फ्रिक्वेंटली फीड कराएंगे बच्चे को आप, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है वो तो कम होगा ही होगा, साथ में जो बिल्डअप हो गया, इकट्ठा हो गया, वो भी बाहर निकलेगा। स्क्वीज़ करके उस मिल्क को एक्सप्रेस करके मैनुअली बाहर निकाल सकते हैं। सपोर्टिव ब्रा पहनिए, ब्रेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं, और जो एक तरीके से मैं कहें कि कॉटन क्लॉथ्स का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, आपको रिलीफ मिलेगा, क्या है, ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट से रिलीफ मिलेगा। इनकेस आपको इन्फेक्शन होता है, एब्सेस आता है, या फिर मिल्क की जगह, ब्रेस्ट मिल्क की जगह कोई और डिस्चार्ज आता है, तब आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। यदि इंगॉर्जमेंट है तो वो क्या है, वो ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हो गया है, या फिर आपने अपने बच्चे को फीड नहीं कराया है, इसके कारण फील होगा। नेक्स्ट वन इज, a client is concerned about gaining weight during pregnancy. The nurse explains that the largest part of weight gain during pregnancy is because of, तो यदि एक क्लाइंट को डर लगता है कि उसका प्रेगनेंसी में वजन बढ़ गया है, तो एज अ नर्स आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि प्रेगनेंसी में आपका जो वेट गेन हुआ है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है उस वेट गेन का, फीटस, फ्लूइड रिटेंशन, मेटाबॉलिक अल्ट्रेशंस, या फिर इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है, क्या है, प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है एटलीस्ट 11 kg तक वेट गेन है जो होना चाहिए। कितना, 11 kg तक है जो वेट गेन होना चाहिए। अब यहाँ पर जो वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में, तो यहाँ पर किस तरीके से आप अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करेंगे कि जो वेट गेन हो रहा है आप उसकी टेंशन ना लें, क्योंकि एटलीस्ट आपका 11 किलो तक तो, जो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट 11 किलोग्राम वेट तो बढ़ना ही चाहिए। अब वेट बढ़ता कैसे है, और यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि फ्लूइड रिटेंशन के कारण है, कि फीटस के कारण है, कि मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन के कारण है। तो सबसे ज़्यादा जो वेट होता है प्रेगनेंसी में 11 किलोग्राम, यदि मान लीजिए वेट है, आप कैलकुलेट करते जाइए, मैं आपको बताते जाती हूँ कि यदि 11 किलोग्राम वेट है, कितना है, 11 किलोग्राम वेट है, तो जो बेबी और फीटस है उसका वेट कितना हो गया, मान लीजिए 3 kg तक, मान लीजिए इंडियन बेबी एवरेज 3 kg तक के होते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड है, क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है जो कि 1 kg और 1 लीटर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा होता है प्लेसेंटा, यदि बच्चे का वजन 3 किलोग्राम है तो प्लेसेंटा का वजन कितना होगा, 1/6 होगा, बच्चे के वजन से 1/6। तो एक जो टर्म प्रेगनेंसी है, क्या है, टर्म प्रेगनेंसी है, तो इसमें प्लेसेंटा होता है 500 ग्राम का, कितना, 500 ग्राम का। अब यूट्रस की बात करेंगे हम, यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में होती है 60 ग्राम की, कितना, 60 ग्राम की, लेकिन प्रेगनेंसी में 1 kg तक की हो जाती है। क्लियर है। फिर यहाँ पे आता है जो फ्लूइड है वो 2 kg तक बढ़ जाएंगे, एनर्जी स्टोरेज भी बढ़ जाएगा, ब्रेस्ट की साइज भी बढ़ जाएगी, तो ये सब मिला के, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वजन होता है वो किसका होता है, बच्चे का, फीटस का। प्रेगनेंसी में यदि 11 किलोग्राम वेट गेन होता है, दैट मीन्स से क्या है, एक नॉर्मल वेट गेन हुआ है,
और यहाँ पर जो नॉर्मल वेट गेन हुआ है, तो इस नॉर्मल वेट गेन में सबसे ज़्यादा वजन होता है किसका? बच्चे का। नेक्स्ट वन, एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। The nurse is aware that one of the major function of amniotic fluid and its increase during pregnancy is to, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ गया है प्रेगनेंसी के टाइम पर, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो एज अ नर्स आपको मेजर फंक्शन पता होना चाहिए एमनियोटिक फ्लूइड का, कि प्रेगनेंसी में यदि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड एंटीबॉडीज टू द फीटस, इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस, मेंटेन फीटल टेम्परेचर स्टेबिलिटी, या फिर इजी पैसेज ड्यूरिंग द डिलीवरी। तो एमनियोटिक फ्लूइड किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा? तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल यदि बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? पॉलीहाइड्रोमनियस। क्या कहा जाएगा? पॉलीहाइड्रोमनियस। अब इसकी ज़रूरत क्यों है एमनियोटिक फ्लूइड की? एमनियोटिक फ्लूइड की ज़रूरत क्यों है? तो एक तो है कि ये कुशन की तरह काम करेगा, दूसरा आपका जो फीटस है उसके टेम्परेचर को स्टेबल करके रखेगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें होंगी, तो आंसर भी क्या होगा आपका? मेंटेन द फीटल टेम्परेचर स्टेबिलिटी। तो ऐसा कुशन की तरह काम करेगा, फीटस को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, फीटस को टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करेगा, सर्विक्स को डायलेट करने में हेल्प करेगा। तो ये सब क्या है? फंक्शन है किसके? एमनियोटिक फ्लूइड के। तो एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पर एज एन ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा? मेंटेन फीटल टेम्परेचर स्टेबिलिटी। फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज रिजल्ट ऑफ, प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है तो इसका रीज़न क्या है? डिक्रीज्ड डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन, इंक्रीज्ड प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ द मदर, डिक्रीज्ड एरिथ्रोपोइसिस आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इंक्रीज्ड डिटॉक्सिफिकेशन डिमांड्स ऑन द मदर्स लिवर। तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया का क्या रीज़न है प्रेगनेंसी में? यदि किसी को फिजियोलॉजिकल एनीमिया होगा तो प्रेगनेंसी में एनीमिया की अलग अलग स्टेज हैं। क्या है? एनीमिया की प्रेगनेंसी में जो स्टेज की हम बात करें तो प्रेगनेंसी में एनीमिया के लिए क्या कहा गया है कि जब एनीमिया कंसीडर कब किया जाएगा? जब आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है, कितना है? हीमोग्लोबिन लेवल है कितने से कम चला जाए। तो प्रेगनेंसी में जब हीमोग्लोबिन लेवल 11 से भी कम चला जाए तब इसको कंसीडर किया जाता है एनीमिया। क्या कंसीडर किया जाता है? एनीमिया। वॉल्यूम है, सॉरी, माँ का जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, इसीलिए फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी में। अब इसकी यहाँ पर स्टेज की बात करें हम तो यहाँ पे आप देखिए कि जो 30 से 50% तक है मैटरनल प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। अभी जनरली एनीमिया देखने को मिलता है सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मेनली, फर्स्ट में तो पता नहीं चलेगा। अब ये जो एनीमिया है तो WHO के अकॉर्डिंग लेस देन 11 mg पर DL जाता है तब एनीमिया में कंसीडर किया जाएगा। फिर आता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। तो वेरी सीवियर में तो जाएगा कितना? जब लेस देन 4 हो जाए, कितना? लेस देन 4 mg पर DL हो जाए। सीवियर जाएगा मतलब कि कितना? 7 से भी कम हो जाए। फिर मॉडरेट में कितना जाएगा? 7.8 to 9 तक, कितना? 7.8 to 9 तक जाएगा तब। फिर आता है माइल्ड, तो जैसा मैंने कहा कि 11 तक तो क्या है? नॉर्मल रेंज में कंसीडर किया जाएगा, 11 से कम है तब माना जाएगा कि प्रेगनेंसी में एनीमिया है। अब 9 to 10.9 मतलब 11 से कम है तो एनीमिया है। तो क्या है? WHO के अकॉर्डिंग क्लास है एनीमिया के कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। तो प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया का रीज़न क्या? इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ द मदर। नेक्स्ट वन इज द A client at 12 weeks gestation comes to the prenatal clinic complaining of severe nausea, vomiting. Nurse suspects that this client has hyperemesis gravidarum and knows that this is frequently associated with. तो एक 12 वीक की जेस्टेशनल पीरियड वाली क्लाइंट प्रीनेटल चेकअप के लिए क्लिनिक पर आती है, कंप्लेन करती है कि उसको नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है। तो एज अ नर्स आपको पता है कि ये क्या है? हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर का मतलब ज़्यादा, एमेसिस का मतलब वॉमिटिंग, और ग्रेविडेरम का मतलब प्रेगनेंसी स्टेज में।
तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है यहाँ पर। तो एक एज अ नर्स आपको पता होगा कि जब ये हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है तो इसको आपको एक क्वेश्चन आता है कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जो वॉमिटिंग है, प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग क्या कहलाती है? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। अब यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि आपको हाइपर एमेसिस का रीज़न क्या है? एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड, a GI हिस्ट्री ऑफ कोलिसिस्टाइटिस, हाई लेवल ऑफ कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, या फिर स्लोड सीक्रेशन ऑफ फ्री हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जो प्रेगनेंसी में नोजिया वॉमिटिंग होती है उसको कहते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, और इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है HCG हार्मोन। क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो यदि इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है तो प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है, जो जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक मेनली रहती हैं, किसी किसी में सेकंड में भी रहती, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में ये जो सबसाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट वन है, और जो कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG है इसको सीक्रेट कौन करता है? तो सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केयर ऑफ अ क्लाइंट विथ प्लेसेंटा प्रीविया इंक्लूड्स। तो यदि आप किसी प्लेसेंटा प्रीविया वाले पेशेंट की केयर करते हैं तो उसमें क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड रहेंगे? ऑप्शन में वाइटल साइन एटलीस्ट वंस पर शिफ्ट, अ टैप वाटर एनीमा बिफोर डिलीवरी, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द ब्लीडिंग, लिमिटेड एम्बुलेशन अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप। प्लेसेंटा प्रीविया में होगा क्या कि जो प्लेसेंटा है आपका सेंटर में अटैच होना चाहिए, उसकी जगह पर ये प्लेसेंटा नीचे की तरफ जो सर्वाइकल ओस है उसको पूरा कवर कर जाएगा, वहाँ पे आ जाए। अब इसके ग्रेड होते हैं, मतलब थोड़ा कवर किया तो ग्रेड 1, जहाँ थोड़ा सा, और जो पूरा यदि पूरे तरीके से सर्विक्स का जो इनर ओस है उसको कवर कर जाए प्लेसेंटा, जहाँ पर म्यूकस प्लग रहेगा वहाँ पर यदि प्लेसेंटा आके कवर कर जाए उस एरिया को, तब वो कंडीशन कहलाती है फुली प्लेसेंटा प्रीविया। और कम्प्लीटली जो कवरिंग रहेगी सर्वाइकल ओस की वो क्या है? नीचे की तरफ, वो है प्लेसेंटा प्रीविया। तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसके लिए? एंटीपार्टम हेमरेज के लिए। प्लेसेंटा प्रीविया की खासियत होती है कि इसमें जो वेजाइनल ब्लीडिंग होगी उसमें पेन नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, बस ब्लीडिंग होगी लेकिन दर्द नहीं होगा। क्लासिकल साइन है किसका? प्लेसेंटा प्रीविया का। अब ऑप्शन में है कि क्या आप कौन सी केयर करेंगे? तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया वाले मरीज में आपका जो फर्स्ट इंटरवेंशन होगा वो क्या होगा? ब्लीडिंग। क्या होगा? ब्लीडिंग। तो यहाँ पर ब्लीडिंग को आप क्यों ऑब्जर्व करेंगे? क्योंकि इनकेस यदि कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती जाती है तो बेबी के लिए जो फीटस है उसको तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। आपको वाइटल साइन हर 4 घंटे में रिकॉर्ड करना है, 4-4 घंटे में आप चेक कर सकते हैं जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि BP भी लो हो सकता है मरीज का यदि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इनकेस उसको प्लेसेंटा प्रीविया वाले मरीज की फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना। उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए आप इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन हमेशा अवॉइड किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा कि वो जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रिकॉर्ड करना है और ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट वन, अ प्रेग्नेंट क्लाइंट डेवलप thrombophlebitis of the left leg and is admitted to the hospital for bed rest and anticoagulant therapy. The anticoagulant the nurse should expect to administer is। क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्लाइंट क्या है? प्रेग्नेंट है, थ्राम्बोफ्लेबाइटिस डेवलप हुआ है। अब यहाँ पर इस थ्राम्बोफ्लेबाइटिस को डेवलप हुआ है यदि, तो उसको एंटीकोआगुलेशन थेरेपी दी जा रही है, एंटीकोआगुलेंट थेरेपी दी जा रही है। कौन सी एंटीकोआगुलेंट थेरेपी यहाँ पे दी जाएंगी? हेपेरिन आप एडमिनिस्टर करेंगे, डाइक्यूमेरोल एडमिनिस्टर करेंगे, डिपाक्सिन करेंगे कि कॉमेडिन करेंगे? क्या एडमिनिस्टर करेंगे? तो प्रेगनेंसी में सबसे सेफ एंटीकोआगुलेंट माना जाता है हेपेरिन। क्या माना जाता है? हेपेरिन, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा, और जब जो चीज़ प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगी तो बच्चे को हार्म नहीं पहुंचाएगी, कॉमेडिन कर जाएगा और एज एन टेरेटोजेनिक ड्रग की तरह काम करेगा और बच्चे को प्रॉब्लम भी हो सकती है। यहाँ पर यदि क्लाइंट प्रेग्नेंट है और एंटीकोआगुलेंट थेरेपी की बात की जाए तो बेस्ट चॉइस होती है हेपेरिन। क्या है? हेपेरिन की जो मॉलिक्यूलर साइज है बड़ी होने के कारण
प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाएगा। प्लेसेंटल बैरियर जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ऐसे ही प्लेसेंटल बैरियर है और ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्रॉस नहीं करेगा तो ये क्या होगा, सेफ रहेगा। तो यहाँ पर जो बाकी 3 मेडिसिन दी हुई हैं कि डेपाक्सेम है, डाइक्लोमेरॉल है, वारफ्रिन है, तो ये तीनों प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे को हार्म पहुँचा सकती हैं, लेकिन हेपेरिन नहीं करेगा। तो जो बेस्ट एंटीकोगुलेंट होगा प्रेगनेंसी में क्या होगा, हेपेरिन। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट who is 6 months pregnant comes to the prenatal clinic complaining of painful urination, flank tenderness and hematuria. A diagnosis of pyelonephritis is made. An important nursing intervention for the client at this time. तो क्लाइंट क्या है, 6 महीने की प्रेग्नेंट है, 6 महीने की प्रेग्नेंट है, प्रीनेटल टेस्ट के लिए आई है क्लिनिक पर, कंप्लेन करती है कि उसको यूरिन पास करती है तो दर्द होता है, यूरिन के साथ में ब्लड भी आ रहा है और थोड़ा टेंडरनेस टाइप से फील हो रहा है। डायग्नोस हुआ है पाइलोनेफ्राइटिस। क्या डायग्नोस हुआ है, पाइलोनेफ्राइटिस क्लाइंट के लिए डायग्नोस हुआ है। अब यहाँ पर पाइलोनेफ्राइटिस डायग्नोस हुआ है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब है कि किडनी में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का होना। क्या है, किडनी में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का होना। तो आप पहला नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, तो यदि किडनी में कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह होता है तो आप सबसे पहले यहाँ पे प्रीटर्म लेबर के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि इन्फेक्शन के कारण प्रीटर्म लेबर हो सकता है और ऐसे में जो न्यूनेटल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट के रिस्क हैं, जो या तो जो बेबी पैदा होता है यदि प्रीटर्म, तो उसको या तो उसकी डेथ होने के रिस्क रहेंगे, मॉर्बिडिटी के रहेंगे, मोर्टेलिटी के रिस्क रहेंगे। तो यहाँ पर फ्लूइड इनटेक हो गया, यूरिन फॉर प्रोटीन हो गया, 2 ग्राम सोडियम डाइट, सब चीज़ें आप बाद में चेक कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो यदि क्लाइंट 6 मंथ प्रेग्नेंट है तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि जो उसका बच्चा है यूट्रस में उसको चेक करना कि कुछ बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑब्जर्विंग फॉर साइन ऑफ प्रीटर्म लेबर। पाइलोनेफ्राइटिस के कारण भी कभी कभी कुछ केसेस में प्रीटर्म लेबर मतलब टाइम के पहले डिलीवरी है जो हो सकती है। नेक्स्ट वन इज when taking the health history, the nurse correctly identifies that a client is at risk for developing a hypertensive disorder of pregnancy। क्या है, जब आप क्लाइंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तो क्लाइंट के लिए क्या है, hypertensive disorder of pregnancy है। When it is determined that the client is 31 year old, is an obese premigravida, has had 6 previous pregnancies, has been an oral contraceptive within 3 months of pregnancy। तो यदि क्लाइंट के लिए क्या हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर प्रेगनेंसी में या तो एक्लेम्सिया हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या रीज़न यहाँ पर होंगे इसके प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन के, कि लेडीज़ 31 साल की है तो ये होता है जनरली जब एल्डरली हो, 35 साल से ज़्यादा हो तब। और यदि प्रीवियस 6 प्रेगनेंसी हो गई हैं तो चांसेस रेयर रहते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव 3 मंथ विदिन 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तो ये भी नहीं होगा। जो सबसे हायर रिस्क होगा वो होगा ओबेसिटी। जैसे बीपी आपका नॉर्मल सिचुएशन में बढ़ता है कि मोटे हो, एज ज़्यादा हो गई है, कुछ आप ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर रिपीट होंगी। तो यदि प्रीमी ग्रेविडा है माँ और ओबीज है, क्या है, प्रीमी ग्रेविडा है, पहली प्रेगनेंसी में ज़्यादा रिस्क होता है और ऊपर से आप मोटे हो और आपको बीपी बढ़ता है, तो जो यहाँ पर प्रेगनेंसी में जो हाई बीपी की एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया की बात करें तो जनरली या तो 35 साल के बाद या अर्ली एज मतलब अंडर 20 या फिर ओवर 35 के बाद ही होता है। तो मल्टी ग्रेविडा और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वालों को बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। बाकी उम्र 20 साल से कम है या फिर 35 साल से ज़्यादा है तभी बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम होगी। अब एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया में से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे का मतलब इनके साइन, ड्रग ऑफ चॉइस, किसको होने के चांस रहेंगे और कौन सा ऐसा साइन है
जो एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया को डिफ्रेंशिएट करता है तो वो होती है एक्लेम्प्टिक फिट्स। ड्रग ऑफ चॉइस में बात करें हम तो वो होती है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। क्लियर है। नेक्स्ट वन, द नर्स auscultates the abdomen of 38 week gestation to determine fetal heart rate. If the fetal heartbeat is located in the right lower quadrant, which of the following is most likely the presenting part? प्रेजेंटिंग पार्ट का मतलब है यहाँ पर कि जो डाउन साइड सबसे नीचे की तरफ प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कौन सा है? शोल्डर है, हेड है, फीट है कि बटक्स हैं, क्या होंगे? तो यहाँ पर आप भी आंसर अपने मार्क करते जाइए। हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आए, क्योंकि एनसीलेक्स बेस्ड साउंडर्स बुक के क्वेश्चंस हैं, एनसीलेक्स RN के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक कोई सिंगल बुक के भी नहीं, बहुत सारी बुक्स में से क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पर जो एब्डोमेन है 38 वीक की प्रेगनेंसी है, 38 वीक का जेस्टेशनल पीरियड है। फीटल हार्ट रेट आपको कहाँ पे चेक हुई है? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर आपका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या होगा? वो होगा हेड। क्या होगा? हेड। ये देखिए यहाँ पर, ड्यूरिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट फीटल वेट गेन इज ग्रेटेस्ट इन द। तो प्रीनेटल डेवलपमेंट का मतलब है जब बच्चा यूट्रस में है तो उस टाइम पर फीटल वेट गेन होगा किस ट्राइमेस्टर में? पहले ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में कि इम्प्लांटेशन पीरियड में? तो प्रीनेटल डेवलपमेंट में फीटल वेट गेन है जो सबसे ज़्यादा कब होगा? सबसे ज़्यादा वेट गेन होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। किसमें? थर्ड ट्राइमेस्टर में। क्यों? क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चा है जो यूट्रस में, जो बेबी है, फीटस है, वो क्या होगा? उसकी बॉडी पे फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा। इसके कारण क्या होगा? वेट गेन भी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा वेट गेन कब होगा? फीटल वेट गेन जो थर्ड ट्राइमेस्टर है। किसमें? थर्ड ट्राइमेस्टर के पीरियड में। नेक्स्ट वन इज, in dealing with a couple identified as having an infertility problem, the nurse knows that। तो यदि आप किसी कपल के साथ, उन जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उनके साथ आप क्या करते हैं? यहाँ पर उनको चेक करते हैं, डील करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो एज अ नर्स आपको क्या पता होना चाहिए? इनफर्टिलिटी इज यूजुअली साइकोलॉजिकल इन ओरिजिन। इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी आर एसेंशियल द सेम प्रॉब्लम। The couple have been unable to have a child after trying for 1 year. One partner has a problem that makes that person unable to have children. तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? यदि किसी पर्सन को क्या है? इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कि साइकोलॉजिकल है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। दूसरा है यहाँ पर कि इनफर्टिलिटी स्टेरिलिटी एसेंशियली क्या है? सेम प्रॉब्लम है। क्या है? सेम प्रॉब्लम है। फिर तीसरा है कि कपल हैज़ बीन अनेबल टू कंसीव अ बेबी आफ्टर ट्राइंग फॉर 1 ईयर। वन पार्टनर हैज़ अ प्रॉब्लम दैट मेक्स द पर्सन अनेबल टू हैव अनदर चिल्ड्रन। तो एज अ नर्स आप ये सब तो नहीं करेंगे कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपकी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज़ कि एक को प्रॉब्लम है तो दूसरे को बच्चा कंसीव नहीं हो पाएगा, ये आप बता सकते, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए कि इनफर्टिलिटी है क्या। तो यदि इनफर्टिलिटी है क्या की बात की जाए तो जब बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन के 1 ईयर तक है जो कंसीव करने की कोशिश करना लेकिन कंसीव ना हो पाना, वो सिचुएशन कहलाती है इनफर्टिलिटी। तो आपका आंसर भी क्या होगा? इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी ऑफ कपल to conceive after at least 1 year of adequate exposure to the possibility of pregnancy। क्लियर है? इसमें 2 तरीके की होती है, प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में एक भी बार कंसीव नहीं कर पाते हैं, सेकेंडरी में एटलीस्ट 1 टाइम कंसीव कर लेते हैं, लेकिन दूसरी बार बच्चा चाहते हैं तो पैदा नहीं हो पाता है। ब्लड प्रेशर है जो चेक करना है, माँ की पल्स रेट चेक करनी है कि माँ का जो ब्लड फ्लो है प्रॉपर हो रहा है या नहीं। यदि माँ में ही ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा होगा तो बच्चे में कैसा होगा? तो आपका इनिशियल एक्शन यहाँ पे क्या होगा कि मैटरनल पल्स को चेक करना है। नेक्स्ट वन इज, एट अबाउट 5 सेंटीमीटर डायलिटेशन अ लेबरिंग क्लाइंट रिसीव मेडिकेशन फॉर पेन। द नर्स इज अवेयर दैट वन ऑफ द मेडिकेशन गिवन टू वुमेन इन लेबर दैट कुड कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ऑफ द न्यूबॉर्न इज। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो गया, सर्विक्स 5 सेंटीमीटर तक डायलेट हो गई है। क्लाइंट को
पेन के लिए मेडिकेशन दी गई है, तो कौन सी मेडिकेशन दी जाएगी लेबर में जिसके कारण न्यूबॉर्न बेबी की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या होगी, कम होगी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। स्कोपोलामाइन, प्रोमाजिन, डेमरॉल या फिर फेरगन और प्रोमेथाजिन, कौन सी मेडिसिन के कारण रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा न्यूबॉर्न में, होगी मेप्रिडोन। क्या है, मेप्रिडोन। तो यहाँ पर बच्चे का जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का केस है, यहाँ पर मेप्रिडोन क्या करेगी, सिग्निफिकेंट डिप्रेशन ऑफ द इन्फेंट्स एट बर्थ इफ सर्कुलेटिंग लेवल्स आर हाई एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो जन्म के टाइम पर जो बच्चा हो रहा है, तो यदि आपको इनकेस पेन के लिए मेडिकेशन दी गई है, वो मेडिकेशन दी गई है डेमेरोल और मेप्रिडोन, तो इसके कारण जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के चांसेस भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा कि कौन सी ड्रग है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का रीजन होगी, तो होगी मेप्रिडोन। नेक्स्ट वन, द स्ट्रक्चर दैट एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फीटस ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में कौन सा स्ट्रक्चर है जो फीटस और माँ के बीच में कनेक्शन बनाने का काम करेगा, डेसिडुआ, यूट्रस, वेजाइना या फिर प्लेसेंटा। तो डेसिडुआ तो नाम दिया जाता है किसको, एंडोमेट्रियम को, प्रेगनेंसी के टाइम पर। अब यहाँ पर जो कनेक्शन बनाने का काम कर रहा है माँ और बच्चे के बीच में, तो वो प्लेसेंटा। क्या है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा यहाँ पर 1/6 ऑफ द बेबी वेट होगा, टर्म की बात करें तो 500 ग्राम होगा, कितना, 500 ग्राम तक। और यहाँ पर प्लेसेंटा की दो साइड होती है, एक होती है मैटरनल, दूसरी होती है फीटल सरफेस। तो यहाँ पर मैटरनल सरफेस हमेशा रफ होती है, जबकि फीटल है जो शाइनी रहेगी। जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा बहुत सारी, जो प्लेसेंटा एसेटा हो गया, इनक्रिएटा होगा, परक्रिएटा हो गया, प्रीविया हो गया, सभी क्या है, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज और प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट वन, द टर्म वेट ऑफ प्लेसेंटा इज अबाउट। तो टर्म प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का वजन कितना होगा, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम या फिर 1000 ग्राम। तो टर्म प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का वजन होगा कितना, 500 ग्राम तक और 500 ग्राम। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग RH इनकम्पैटिबिलिटी कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज। तो यदि RH इनकम्पैटिबिलिटी हुई है तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा, पेल स्ट्रॉ कलर, गोल्डन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का कि ग्रीनिश येलो कलर का। RH इनकम्पैटिबिलिटी में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा, तो नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड होता है क्लियर कॉन्साइज नेचर का, कोई भी कलर नहीं होता है इसका। लेकिन यदि RH इनकम्पैटिबिलिटी है तो कैसा होगा, गोल्डन कलर का। ये देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर है, मतलब बच्चे ने मेकोनियम स्टैंड कर लिया, मेकोनियम बच्चे का जो फर्स्ट पासिंग स्टूल है वो स्टैंड कर गया बच्चा। गोल्डन है तो RH इनकम्पैटिबिलिटी। ग्रीनिश येलो है, दैट मीन्स पोस्ट मैच्योरिटी, बच्चा 42 वीक के बाद पैदा हुआ है। डार्क रेड कलर का है, मतलब एक्सीडेंटल हेमरेज हुआ है। और डार्क ब्राउन या फिर टोबैको जूसी भी कह सकते हैं आप इसको, तो वैसा है मतलब कि बच्चे की डेथ है जो यूट्रस में ही हो गई, स्टिल बर्थ और इंट्रायूट्राइन डेथ। नेक्स्ट वन, द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट प्रेजेंट इन एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड में ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से रहते हैं, ऑप्शन में है प्रोटीन, यूरिया एंड यूरिक एसिड, लिपिड एंड ग्लूकोज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जा रही है तो कौन से हैं, ये सभी हैं। क्या हैं, ये सभी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट वन इज द इन नॉर्मल कंडीशन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म इज। तो टर्म में प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा, ऑप्शन में है यहाँ पर पेल स्ट्रॉ, गोल्डन ब्राउन या फिर ग्रीनिश येलो। तो ग्रीनिश येलो भी हमने पढ़ लिया, ब्राउन भी पढ़ लिया, जिसको टोबैको जूसी कहेंगे, गोल्डन भी पढ़ लिया। यहाँ पर टर्म में बात की जा रही है, टर्म मतलब 38 वीक की, 37 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, 37 वीक की प्रेगनेंसी के बाद एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा, पेल स्ट्रॉ कलर का। कैसा, पेल स्ट्रॉ कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है जो देखने को मिलेगा। और यदि पेल स्ट्रॉ की जगह क्लियर कॉन्साइज कलर आए तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, pH ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर वेजाइना का pH कितना होता है, कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, समटाइम एसिडिक एंड समटाइम बेसिक। प्रेगनेंसी के टाइम पर वेजाइनल pH कैसा, किस तरीके का होगा,
प्रेगनेंसी के टाइम पर वेजाइनल पीएच होगा एसिडिक नेचर का, नॉर्मल रेंज होती है 4.5 तक। हमेशा वेजाइनल पीएच है कैसा होगा, एसिडिक नेचर का रहता है। क्यों? क्योंकि इसी के कारण आप इन्फेक्शन से बच पाते हैं। तो यहाँ पर एसिडिक नेचर के होने के कारण आपको इन्फेक्शन उतनी आसानी से नहीं हो पाता, और एज़ कम्पेयर टू मेल के फीमेल में सबसे ज़्यादा यूटीआई भी होता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट यूरेथ्रा लेंथ के कारण। अब यहाँ पर जो पीएच स्केल की बात की जाए तो 14 तक इसकी रेंज होती है, 1 to 14 तक। 7 तक में आ जाए तो न्यूट्रल, अब 7 जाए तो बेसिक और क्षारीय, और बिलो 7 जाए तो एसिडिक और अम्लीय। अब यहाँ पर जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उन सब का पीएच चला जाता है किसमें, एसिडिक नेचर में। तो वेजाइना का जो पीएच है वो प्रेगनेंसी में भी कैसा होगा, एसिडिक होगा, ताकि आपको इन्फेक्शन से बचाया जा सके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 4.5 क्या है, और ये एसिडिक नेचर है। नेक्स्ट वन, द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ सिंगल टर्न प्रेगनेंसी इन द हेल्दी वुमेन इज अबाउट। सिंगल टर्न प्रेगनेंसी का मतलब एक ही बच्चा यदि यूट्रस में है तो नॉर्मली कितना वेट गेन होगा, 5 किलोग्राम, 11 किलोग्राम, 9 kg या फिर 8 kg। कितना वेट गेन होगा पूरी एक सिंगल टर्न प्रेगनेंसी में, तो वो होगा 11 किलोग्राम, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही डिवाइड करके बताया गया है कि कितना वेट कहाँ बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, द स्लाइट डिप्रेस्ड मार्क प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द एब्डोमिनल वॉल बिलो द अम्बलाइकस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज टर्म्ड एज। तो स्लाइटली डिप्रेस्ड मार्क हैं जो कि प्रीडोमिनेंटली फाउंड हो रहे हैं कहाँ पर, एब्डोमिनल वॉल में, अम्बलाइकस के नीचे, लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो क्या है, कोलाज्मा ग्रेविडेरम, लाइना नियाग्रा, स्टीरिया ग्रेविडेरम, मॉन्टेगनरी ट्यूबरकल्स। मॉन्टेगनरी ट्यूबरकल्स देखने को मिलेंगे मेमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट में। लाइना नियाग्रा जो है कि एक सिंगल लाइन है, पूरा एक्सीफेस्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक जाएगी। कोलाज्मा ग्रेविडेरम है जो फेस पर, आपको फेस, चीक्स, नोज पर प्रेगनेंसी फेस मास्क रहेंगे, वो है यहाँ पर। स्टीरिया ग्रेविडेरम स्ट्रेच मार्क को कहा गया है। स्ट्रेच मार्क होंगे थाई पर, एब्डोमेन पर, ये ज़्यादा स्ट्रेच होने के कारण होते हैं, इसीलिए इनका नाम भी क्या है, स्टीरिया ग्रेविडेरम। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग +2 स्टेशन पोजीशन ऑफ फीटल हेड इज। +2 स्टेशन है यदि तो फीटल हेड की पोजीशन क्या है, बिलो स्टियल स्पाइन, अबव स्टियल स्पाइन, बिहाइंड स्टियल स्पाइन, या फिर जस्ट अबव द पेल्विक इनलेट। ड्यूरिंग +2 स्टेशन में फीटल हेड की पोजीशन क्या है, तो वो कि बिलो स्टियल स्पाइन। तो यहाँ पर बेबी इज एट -3 स्टेशन, मतलब कि हेड कहाँ पर है, अबव द पेल्विस। और 0 स्टेशन पे मतलब हेड क्या है, पेल्विस में फुली एंगेज्ड हो गया, 0 है तो एंगेज्ड हो गया है। +3 है मतलब बेबी है जो क्राउनिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्या कहा गया, +2 स्टेशन है मतलब बिलो स्टियल स्पाइन में बेबी कहाँ पर है, बिलो स्टियल स्पाइन। नेक्स्ट वन इज द डस्की ह्यू ऑफ द वेस्टिबल एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। तो एंटीरियर वेजाइनल वॉल प्रेगनेंसी के टाइम पर एक डिफरेंट कलर की देखने को मिल रही है, तो क्या है, गॉडेल साइन है, ओसिएंडर साइन है, हैगर साइन है कि जैकनियर साइन है। तो डस्की ह्यू ऑफ द वेस्टिबल ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया है, CHO में कई बार आया है। तो ये क्या कहलाएगा, कहलाएगा जैकनियर साइन। गॉडेल साइन का मतलब है कि जो ब्लड फ्लो है ज़्यादा हो रहा है, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज वेस्कुलराइजेशन के कारण क्या है, सर्विक्स और वेजाइनल ओपनिंग क्या है, सॉफ्ट है। ओसिएंडर साइन क्या है, 8 वीक में फील होगा, वेजाइनल फॉर्निक्स लेटरल वेजाइनल फॉर्निक्स के यहाँ पर। फिर हैगर्स सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स जो कि 6 to 8 वीक में होगी। तो यहाँ पर जैकनियर का मतलब क्या है, वेस्टिबल एंड एंटीरियर वेजाइनल, डस्की ह्यू ऑफ द वेस्टिबल एंटीरियर वेजाइनल वॉल। गॉडेल्स में सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। ओसिएंडर में भी क्या है, वेजाइनल फॉर्निक्स के थ्रू साउंड जो पल्सेशन फील होना। हैगर साइन का मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्राइन स्टमस। नेक्स्ट वन इज द विच हार्मोन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, FSH, LH, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ओव्यूलेशन के लिए, ओव्यूलेशन में क्या होगा, एग रिलीज होगा। तो यहाँ पर यदि 28 दिन का पीरियड्स है, आपकी साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो 14वें दिन रिलीज होगा।
यहाँ पर ओव्यूलेशन के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनिशिएट करता है ओव्यूलेशन के लिए कि ओवरी क्या करे, एग को रिलीज करे। ओवरी एग को बनाएगी भी और रिलीज भी करेगी। FSH जो ग्रोइंग फॉलिकल है उनको स्टिमुलेट करने का काम करेगा। एक बार जब ये फॉलिकल क्या हो जाए, रप्चर हो जाए, तो LH और ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा इन फॉलिकल को एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, और इसी के थ्रू है जो क्या होगा, प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगी किसकी, ओव्यूलेशन की। तो सिंपल से याद रखना, ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो वह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट वन, द फिजिशियन प्रिस्क्राइब्स द फर्टिलिटी ड्रग मेनोट्रोपिन्स and chorionic gonadotropins. Nurse should instruct the client that the combined action of these drug is to। तो यहाँ पर फर्टिलिटी ड्रग हैं पैरागोनॉल और प्रेग्नेल, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और मेनोट्रोपिन्स। दोनों ड्रग कंबाइनली क्या की गई हैं, आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं। तो इनका काम क्या होगा, स्टिमुलेट एंड प्रमोट ओव्यूलेशन, प्रिपेयर द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, prevent endometriosis in the fallopian tubes, facilitate patency of the fallopian tube। फर्टिलिटी ड्रग मतलब ऐसी मेडिसिन दी जा रही हैं जो कि क्या करें, ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करें। ओव्यूलेशन होगा तभी तो पीरियड्स आएंगे, एग रिलीज होगा तब प्रेगनेंसी है जो पॉसिबल होगी। तो फर्टिलिटी ड्रग में जो प्रेगनॉल दी गई हैं और प्रेग्नेल दी गई हैं, दोनों का काम क्या है, ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करना और प्रमोट करना। जो मेनोट्रोपिन्स है और प्रेगनॉल है क्या करेगी, स्टिमुलेट मैच्यूरेशन ऑफ द ओवम, और जो प्रेग्नेल है ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करेगी। एक ओवम को करेगी, दूसरी ओव्यूलेशन को करेगी, तब जाके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ेंगे। ध्यान दें, मेट्रोट्रोपिन्स ओवम मैच्यूरेशन को स्टिमुलेट करेगी, और जो कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है ओव्यूलेशन को कि आप एग बनाओ, और जो ओवम बना है उसको मैच्योर करने का काम करेगा मेट्रोट्रोपिन्स। नेक्स्ट वन, the time of ovulation can be determined by taking the basal temperature during ovulation। the basal temperature, तो टाइम इंटरवल यहाँ पे कहा है कि ओव्यूलेशन के टाइम पर बेसल टेम्परेचर है कैसा होगा, ड्रॉप मार्कली, ड्रॉप स्लाइटली एंड देन राइसेस, राइसेस सडनली एंड देन फॉल्स, राइसेस मार्कली एंड रिमेन्स हाई। तो यहाँ पर ओव्यूलेशन के टाइम पर जो आपका बेसल मेटाबॉलिक टेम्परेचर है वो कैसा होगा, पहले तो घटेगा देन आफ्टर ये बढ़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शुरुआत में क्या होगा, ड्रॉप होगा बॉडी टेम्परेचर, लेकिन बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्यों होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन के ज़्यादा होने के कारण। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि देयर में बी अ ड्रॉप इन द बेसल टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ा है इसलिए। लेकिन जब ओव्यूलेशन होगा तो बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसलिए। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन के कारण क्या होगा, लेवल घटेगा टेम्परेचर का, और प्रोजेस्टेरॉन के कारण क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट इज आफ्टर द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी द चीफ सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज द। एक नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी के लिए जितना प्रोजेस्टेरॉन जरूरी होता है उतना एस्ट्रोजन भी जरूरी होता है। 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाने का काम कौन करेगा, प्लेसेंटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्पस ल्यूटियम या फिर एंटीरियर हाइपोफाइसिस। तो फर्स्ट 3 months के बाद, लेकिन फर्स्ट 3 months तक कॉर्पस ल्यूटियम जो ओवरी का कॉर्पस ल्यूटियम है इस हार्मोन को बनाएगा। लेकिन आफ्टर दैट जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स होगा वो क्या होगा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जब पूरे तरीके से बन जाता है 12 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, तब ये अपना खुद का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देगा। अ टेस्ट कॉमनली यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर, मोटिलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ स्पर्म इज द। कौन सा टेस्ट किया जाएगा कि स्पर्म की नंबरिंग क्या है, मोटाइल है या नहीं, और एक्टिव स्पर्म कितने हैं। रिबन टेस्ट, ब्राइडमैन्स टेस्ट, पोस्ट क्वाइटल टेस्ट या फिर पैपनिकोलियो टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाएगा स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म एक्टिविटी को पता करने के लिए, नंबरिंग के लिए, तो वो होगा पोस्ट क्वाइटल टेस्ट। कौन सा, पोस्ट क्वाइटल टेस्ट। तो यहाँ पर जो आफ्टर इंटरकोर्स के बाद जो स्पर्म की कंडीशन आपको पता करनी है, तो क्या करेंगे, आफ्टर
इंटरकोर्स के विद इन 2 घंटे के अंदर, लेकिन जो स्पर्म है एस्पिरेट करेंगे कहाँ से, आप सर्विक्स से। पोस्ट क्वाइटल टेस्ट उसका नाम दिया गया है। इस पोस्ट क्वाइटल टेस्ट को आपके इनफर्टिलिटी टेस्ट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। वो ऐसे कि स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म है, स्पर्म में इतनी क्षमता है कि वो ओवा को फर्टिलाइज कर पाए या नहीं, पेनिट्रेट कर पाए, तो वो सब चीज़ें चेक करने के लिए टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, तो इनमें से पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी कौन सा है? ऑप्शन में मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड, एब्डोमिनल इनलार्जमेंट, फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द प्रोवाइडर, या फिर पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। क्या होगा यहाँ पर आपका आंसर कि जो आपका पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी में क्या होगा? मेंस्ट्रुअल पीरियड तो आपके किसी भी रीज़न से भी मिस हो सकते हैं। आपको थायराइड है तो हो सकता है, आपको कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम। एब्डोमिनल इनलार्जमेंट का कोई और रीज़न भी हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन के कारण भी बढ़ सकता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन के कारण भी हो सकता है। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट कभी कभी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उनमें, या फिर हाइड्रेटिव फॉर्म मोल प्रेगनेंसी होती है उनमें देखने को मिल जाएगा। मतलब फॉल्स प्रेगनेंसी टेस्ट भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन कन्फर्मेटरी पॉजिटिव साइन होगा कि जो फीटल मूवमेंट है फील होंगे, किसको? प्रोवाइडर को। नेक्स्ट वन, अ नर्स इज अवेयर दैट एन अडाप्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज एन increased blood supply to the pelvic region that result in a purplish discoloration of the vaginal mucosa which is known as। तो यहाँ पर एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि जो ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है पेल्विक रीजन में प्रेगनेंसी के टाइम पर, जिसके कारण वेजाइनल म्यूकोसा कैसी है? पर्पलिश कलर की। एग्जाम में आता है पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइनल म्यूकोसा। तो इसको क्या टर्म यूज़ करेंगे आप? लेडेन साइन, हैगर साइन, गॉडेल साइन, या फिर चैडविक साइन। क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइनल म्यूकोसा। तो टर्म यूज़ होगा वो कहलाता है चैडविक साइन। वो इसलिए क्योंकि वेजाइना के यहाँ पर ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होगी। इंक्रीज ब्लड सप्लाई के कारण, वेस्कुलरिटी के कारण क्या होगा? सर्विक्स के यहाँ पर जो वेजाइना के यहाँ पर कलर होगा वो कैसा होगा? पर्पलिश टाइप का। उसको कहा गया है चैडविक साइन। लेडिन साइन में सर्विक्स के यहाँ पर वेस्कुलरिटी बढ़ जाएगी। क्या होगी? वेस्कुलरिटी बढ़ेगी। हैगर्स में सॉफ्टनिंग रहेगी, लोअर यूट्राइन सेगमेंट कैसा है? सॉफ्टनिंग रहेगा। गॉडेल्स में भी सॉफ्टनिंग सर्विक्स रहेगी। हैगर में यूट्राइन सॉफ्ट रहेगी, यूट्राइन सेगमेंट सॉफ्ट रहेगा। गॉडेल्स में सर्विक्स सॉफ्ट रहेगी। नेक्स्ट वन इज द यूट्रस राइसेस आउट ऑफ द पेल्विस एंड बिकम्स एन एब्डोमिनल ऑर्गन एट अबाउट द। तो यूट्रस है जो पेल्विस ऑर्गन से बाहर आके एब्डोमिनल ऑर्गन में कंसीडर की जाएगी। कब? 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। तो यूट्रस है जो राइज आउट होगी पेल्विस से, कहाँ पर? एब्डोमेन की तरफ, इसीलिए इसको एब्डोमिनल ऑर्गन कहा जाएगा। कब? तो ये कहलाएगी 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। कब? जब 8वें वीक का प्रेगनेंसी ड्यूरेशन चलेगा तब। यूट्रस है जो क्या होगी? बिलो जो पेल्विस एरिया में रहेगी। कहाँ पर? पेल्विस एरिया में। लेकिन ये एब्डोमिनल ऑर्गन में कब चली जाएगी? जब जो आपका फंडल हाइट है बढ़ेगी, फीटस का जो साइज है बढ़ेगा, और ये होगा कब? 8वें वीक की प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट वन इज अ क्लाइंट इज एंटर्ड टू द हॉस्पिटल इन एक्टिव लेबर आफ्टर एन एम्नियोटॉमी द नर्स वुड एक्सपेक्ट। तो यहाँ पर एक क्लाइंट एक्टिव लेबर का है, तो यहाँ पर एम्नियोटॉमी की गई है। तो आफ्टर एम्नियोटॉमी क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज फीटल हार्ट रेट, डिमिनाइज्ड ब्लड शो, लेस डिस्कम्फर्ट विथ कॉन्ट्रैक्शंस, प्रोग्रेसिव डायलिटेशन एंड निफासमेंट। क्या देखने को मिलेगा एक्टिव लेबर में यदि क्लाइंट? तो हॉस्पिटल में तो एम्नियोटॉमी कर दिया आपने, मतलब जो एम्नियोटिक सैक है उसको रप्चर कर दिया। तो यहाँ पर आर्टिफिशियली आपने रप्चर किया है, तो एम्नियोटॉमी के बाद डायलिटेशन और निफासमेंट है जो बहुत ज़्यादा होगा। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जिसको आप कहेंगे। तो यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, फीटल हेड का प्रेशर सर्विक्स पे ज़्यादा पड़ेगा, जिसके कारण निफासमेंट होगा और डायलिटेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ड्यूरिंग अ क्लाइंट्स लेबर द फीटस हेड इज एट स्टेशन +1, दिस इंडिकेट दैट द प्रेजेंटिंग पार्ट इज। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि +3 है और माइनस है, तो क्या होगा? तो क्लाइंट है जो लेबर में
लेबर पेन आ रहे हैं, फीटस हेड के स्टेशन पोजीशन क्या है +1, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा ऑन द पेरिनियम, हाई इन द फॉल्स पेल्विस, स्लाइटली बिलो द स्टियल स्पाइन, स्लाइटली अबव द स्टियल स्पाइन। तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा +1 स्टेशन है, तो तब ऐसे केस में प्रेजेंटिंग पार्ट होगा बिलो द स्टियल स्पाइन। क्या होगा बिलो द स्टियल स्पाइन, होगा बिलो द स्टियल स्पाइन। तो यहाँ पर स्टेशन का मतलब ही है कि प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट का मतलब वो पेल्विस एरिया है, यहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट हेड है कि बटक्स है। तो यहाँ पर द लेवल ऑफ द टिप ऑफ द स्टियल स्पाइन कंसिडर्ड टू बी 0। तो स्टियल स्पाइन के यहाँ पर है तो क्या है 0 है, लेकिन बोनी प्रोमिनेंस है मतलब अबव द स्पाइन है तो माइनस में जाएगा आपका, प्लस है मतलब +1 +2 है तो मतलब बिलो द स्पाइन है। तो यहाँ पर भी क्या है कि +1 स्टेशन है मतलब क्या है स्लाइटली बिलो द स्टियल स्पाइन। नेक्स्ट वन इज अ मल्टीग्रेविडा क्लाइंट इज एंटर्ड इन एक्टिव लेबर, शी इज एलिंग हरी हरी द बेबी इज कमिंग, व्हाट प्रायोरिटी एक्शन बाय नर्स इज इंडिकेटेड। तो यदि आपके यहाँ पर एक्टिव लेबर में कोई क्लाइंट आई है, फर्स्ट स्टेज ऑफ जो लेबर है उसमें एक्टिव ट्रांजिएंट फेज है, तो यहाँ पर एक्टिव फेज में है तो क्लाइंट कहती है जल्दी कीजिए कि बेबी बाहर आ रहा है। तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, चेक द फीटल हार्ट टोन्स, टाइम द कॉन्ट्रैक्शन इंटरवल, डिटरमाइन द प्रेजेंटिंग पार्ट, फिर डू अ वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो ऐसे केस में आपकी प्रायोरिटी होगी कि वेजाइनल एग्जामिनेशन करना कि प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, ताकि डिलीवरी के लिए आपको ईजी रहे। क्योंकि आप यदि माँ को लगता है कि बच्चा बिल्कुल बाहर ही आ रहा है तो ऐसे केस में आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, वेजाइनल एग्जामिनेशन आपको करना होगा। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट इज 39 वीक्स प्रेग्नेंट एंड इन लेबर, हर फिजिशियन हैज इन्फॉर्म्ड हर दैट शी विल हैव टू हैव अ सिजेरियन बर्थ बिकॉज शी हैज़। तो यहाँ पर 39 वीक की प्रेगनेंसी में लेबर रूम में एक क्लाइंट आई है, लेबर पेन उसको आ रहे हैं, फिजिशियन उसको वहीं पे कहती है कि आपका सर्जेरियन सेक्शन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि उसको गोनोरिया है, क्लेमाइडिया है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस या फ्रैक्टिव जेनाइटल हर्पीज है। क्यों यहाँ पर है जो फिजिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट कहेगा कि आपको लेबर पेन तो हो रहा है लेकिन आपका यहाँ पर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवाना रिस्की रहेगा, आपको LSCS परफॉर्म कर दिया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि उसको जेनाइटल हर्पीज है, गोनोरिया क्लेमाइडिया में हो सकती है डिलीवरी, लेकिन जब एक्टिव जेनाइटल हर्पीज होगा तो ऐसे केस में जब भी मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो इन्फेक्शन के कारण बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए बच्चे को बाहर निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा सिजेरियन सेक्शन, ताकि बच्चे को आप इस वायरस से प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि जेनाइटल हर्पीज में क्या होगा कि जो जेनाइटल ऑर्गन है वहीं पर जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्पेशली आउटर साइड आपको वार्ड्स रहेंगे, उनके कारण जो वायरस है बच्चे में जब भी मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो एक्टिव हर्पीज इन्फेक्शन है जो एक तरीके से असेंड हो मतलब कि फैलेगा, तो वो बच्चे को भी हो सकता है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि सिजेरियन सेक्शन की एडवाइस देंगे पेशेंट को। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट इज ऑन मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी फॉर अ सीवियर प्रीएक्लेम्सिया, द नर्स मस्ट बी अलर्ट फॉर द फर्स्ट साइन ऑफ एक्सेसिव ब्लड मैग्नीशियम लेवल विच इज। तो मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी दी गई है क्लाइंट को, सीवियर प्रीएक्लेम्सिया है। सीवियर प्रीएक्लेम्सिया का मतलब है कि बहुत ज़्यादा BP बढ़ा हुआ है, प्रोटीनयूरिया है। अब यहाँ पर बेस्ट साइन क्या होगा कि मैग्नीशियम सल्फेट का लेवल बढ़ रहा है, आपके ब्लड में मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो रही है। डिस्टर्बेंस इन सेंसोरियन, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, डेवलपमेंट ऑफ कार्डियक डिसअरिथमिया, डिसअपीयरेंस ऑफ द नीजर्क रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर क्लाइंट को यदि मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी दी जा रही है, एक्लेम्सिया प्रीक्लेम्सिया को ट्रीट करने में दिया जाता है, फर्स्ट साइन होगा ब्लड मैग्नीशियम लेवल का मतलब मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी का कि नीजर्क रिफ्लेक्स है क्या होना, डिसअपीयर होना। क्योंकि जो मैग्नीशियम सल्फेट है एज ए CNS डिप्रेसेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर टॉक्सिक लेवल यदि होता है तो आपका रेस्पिरेशन तो घटेगी, साथ में नीजर्क रिफ्लेक्स भी देखने को मिलेगा, कार्डियक डिसअरिथमिया होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, डिसअपीयरेंस द नीजर्क रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वन, a pregnant client is receiving magnesium sulfate for eclampsia. Which medication should the nurse have available as an antidote for possible toxicity? अभी हमने पढ़ा कि
मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के कारण मरीज के लिए क्या साइन देखने को मिलेंगे, तो होगा नीजर रिफ्लेक्स एब्सेंट रहेंगे, डिसअपियर होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इक्लेम्सिया को ट्रीट करने के लिए आप MgSO4 देते हैं मरीज को, तो यहाँ पर उसमें एज एन एंटीडोट क्या रखा होना चाहिए, आपके पास क्या अवेलेबल होना चाहिए यदि MgSO4 का लेवल हाई हो जाए तो? विटामिन के, कैल्शियम ग्लूकानेट, नैलॉक्सोन, एफेडाइजेपाम क्या आपके पास अवेलेबल होना चाहिए? तो मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकानेट। क्या होगा? कैल्शियम ग्लूकानेट। नेक्स्ट वन इज एब्रप्टो प्लेसेंटा इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन अ वुमेन विथ। तो एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या है? एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा टाइम के पहले ही प्लेसेंटा का डिटैच हो जाना, अलग होना। तो यहाँ पर किस वुमेन में देखने को मिलेगा? कार्डियक डिसीज वाले में, हाइपरथायरॉयडिज्म वाले मरीज में, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में, कि सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन में। तो यहाँ पर कौन से केस में एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा देखने को मिलेगा? तो वो होगा आपका जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में। किसमें? हाइपरटेंशन के कारण प्रेगनेंसी में यदि हाइपरटेंशन होता है तो वैसोस्पाज्म होगा, वैसोस्पाज्म होगा, प्लेसेंटा टाइम के पहले ही यूट्राइन वॉल को छोड़ देगा, मतलब टियर अवे होगा, डिटैच होना स्टार्ट होगा। तो क्या कहलाएगा? एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। और जिस वुमेन को प्रेगनेंसी में यदि हाई बीपी की समस्या है तो उसको होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन इज द डिस्पाइट मेडिकेशन अ क्लाइंट्स प्रीटर्म लेबर कंटिन्यूअस, हर सर्विक्स डायलेट एंड बर्थ अपीयर्स इनएविटेबल, नर्स अंडरस्टैंड द इन्फेंट्स चांस ऑफ एक्स्ट्रा यूट्राइन सर्वाइवल में इम्प्रूव इफ द फिजिशियन ऑर्डर। तो यहाँ पर प्रीटर्म लेबर हो रहा है, सर्विक्स डायलेट होती जा रही है, बर्थ है जो होने ही वाला है। तो एज अ नर्स आपके पास आप क्या कहेंगे कि एक्स्ट्रा यूट्राइन सर्वाइवल मतलब बच्चा बाहर आके सर्वाइव करेगा यदि फिजिशियन क्या ऑर्डर कर दें? एम्पिसिलिन बाय पिगीबैक, डेक्सामेथासोन बाय इन्फ्यूजन, एन इमीडिएट सिजेरियन डिलीवरी या फिर एन इंट्रायूट्राइन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। तो यदि प्रीटर्म लेबर होता है तो बच्चे को सबसे ज़्यादा सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि लंग्स में सरफेक्टेंट की कमी होती है, सरफेक्टेंट की कमी होगी, लंग्स प्रॉपर मैच्योर नहीं होंगे। और डेक्सामेथासोन यदि दिया जाएगा तो शॉर्ट पीरियड के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा? बच्चे के लंग्स को मैच्योर करने में हेल्प करेंगे। तो इसीलिए डेक्सामेथासोन मोस्ट ऑफ दी है जो यूज़ किया जाता है किसके लिए? तो लंग्स को मैच्योर करने के लिए। तो यहाँ पर भी यदि बच्चा बाहर आता है इनकेस तो क्या इन्फ्यूज़ किया जाएगा? डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट वन, a client experience a normal newborn delivery. After the placenta is delivered, the physician ordered a medication to be added to the IV solution. Which medication is the nurse most likely administered at this time? तो यहाँ पर नॉर्मल न्यूबॉर्न की डिलीवरी हुई है, नॉर्मल पेजाइनल न्यूबॉर्न डिलीवरी हुई है, प्लेसेंटा भी डिलीवर हो गया है, फिजिशियन ने IV सॉल्यूशन के थ्रू मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने को कहा है। तो कौन सी मेडिसिन आप देंगे? पेनिसिलिन, एट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन या फिर एक्वामेथैप्टोन। कौन सी मेडिसिन देंगे? प्लेसेंटा बाहर आ गया, बच्चा बाहर आ गया, अब आप कौन सी मेडिकेशन देंगे? तो यहाँ पर आप ऐसे केस में देंगे ऑक्सीटोसिन, ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करे और आप PPH को प्रिवेंट कर सकें। जो डिलीवरी के बाद यदि प्लेसेंटा बाहर आ गया है, कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करने के लिए ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन दी जाएगी ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। इनकेस ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो ऑक्सीटोसिन मैनेज कर पाए, तो इसीलिए क्या दिया जाएगा? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट इज, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अ नर्स असिस्ट अ क्लाइंट हु डिलीवर्ड 1 hour ago. The fundus is firm and 2 finger braids below the umbilicus and the lochia is bright red. Nurse complain of having chills. What would be the nurse recognize based on this assessment? तो यहाँ पर 1 घंटे पहले डिलीवरी हुई है, फंडस फर्म है, 2 फिंगर ब्रेड्स है, कहाँ पर? अम्बलाइकस के नीचे, लोचिया ब्राइट रेड है। लोचिया का मतलब होता है जो डिलीवरी होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो, मतलब रूब्रा है, ब्राइट रेड है तो ठंडी की कंप्लेन करता है पेशेंट की, उसको चिल्स हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या असेसमेंट है जो करेंगे? इन्वर्टेड यूट्रस का, एक्यूट हेमरेज का, नॉर्मल पोस्टमार्टम रिस्पॉन्स या फिर अर्ली स्टेज ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है।
इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। तो आप लोग लाइक